ठीक है, ये द टॉपिक्स आई केप्ट टुडे दे आर नॉट दैट हार्ड, ये रिलेटिवली आसान टॉपिक्स हैं, ठीक है। और ना वन ऑफ द रीजंस वाज दैट कि तुम लोगों ने कल टीबी पढ़ा है, टीबी बहुत दिमाग खराब करने वाला टॉपिक है, तो यूजुअली वी गो फॉर एन इजी टॉपिक वंस यू हैव डन अ वेरी टफ वन। तो जो बेसिक मुश्किल टॉपिक्स थे रेस्पिरेटरी के, वी आर डन विद देम। इसके बाद से कल से हम रिस्ट्रिक्टिव डिजीज स्टार्ट कर देंगे। उसमें से कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए, और वहां से 2-3 एससीक्यूज आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। अब जो पॉइंट है इसका कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दीज इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद पल्मोनरी एफ्यूजन। लेट्स डू दिस। पल्मोनरी एफ्यूजन में सबसे पहले चीज जो मैंने रखी है तुम लोगों के लिए वो ये है कि एन एक्सरे इज एन इंपॉर्टेंट थिंग विच वी डू इन पल्मोनरी एफ्यूजन, क्योंकि उसके अंदर स्पेसिफिक फाइंडिंग्स होती हैं जो तुम्हारे से ऑस्पी में पूछी जा सकती हैं, ठीक है। सो व्हेनेवर यू आर गिवन एन एक्सरे, तो उसमें देयर आर गोइंग टू बी क्वेश्चन लाइक व्हाट आर द रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स एंड व्हाट इज द डायग्नोसिस। तो रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स में यू आर नॉट गोइंग टू राइट कि प्लूरल एफ्यूजन है, बिकॉज यू डोंट नो दैट। रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स में व्हाट यू गोइंग टू राइट इज कि the radiograph is a PA radiograph of a falana elderly male which shows blunting of the cardiopharyngic angles and cardiodiaphragmatic angles, or CT, and the CT ratio is falana and that मतलब कि इस तरह की चीज लिखोगे। अगर mediastinal shift है तो mediastinal shift को मार्क करोगे। तो the point is this कि radiological findings and diagnosis are two different things and they are to be answered in a different way। Last year final year में problem ये हो रही थी कि people were answering pleural effusion as the answer of क्या कहते हैं रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग। हालांकि नीचे उन्होंने जब डीडीज पूछे थे डिफरेंशियल डायग्नोसिस, उसमें वी आर सपोज्ड टू राइट प्लूरल एफ्यूजन, लेकिन जो रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स है यू हैव टू एक्सप्लेन द पैथोलॉजी इन द एक्सरे कि एक्सरे में क्या नजर आ रहा है, ठीक है। सो व्हेन यू गो फॉर योर ऑस्पीज यू डोंट हैव टू मेक दैट मिस्टेक्स, क्योंकि ऑस्टियो में एक्सरेस बहुत रखे हुए होंगे, ठीक है। लेट्स गो ऑन। प्लूरल एफ्यूजन की जब भी बात होती है ना, तो प्लूरल एफ्यूजन इज बेसिकली एक्यूमुलेशन ऑफ प्लूरल फ्लूइड और सीरस फ्लूइड in the pleural space। जब हम एम्पाइमा की बात करते हैं तो दैट इज accumulation of frank pus। जब काइलोथोरिक्स की बात करते हैं तो accumulation of काइल होती है, और हीमोथोरिक्स में accumulation of blood होती है। I need someone to tell me, anyone in the chat box, के accumulation of काइल क्यों हो सकती है, काइलोथोरिक्स की वजह क्या होगी। Anyone, कोई भी आंसर कर दे in the chat box। We are not getting an answer। किसी को आता नहीं है। 45 participants and we are not getting an answer on this। ठीक है, गुड नेमतुल्ला, यू आर वेरी गुड। इसमें तुमने आंसर दिया है। शाहजेब, इसमें ये होता है कि बेसिकली थोरेसिक डक्ट रप्चर की वजह से आमतौर पे ये होता है कि आपका जो काइल है वो आपकी थोरेसिक कैविटी में ट्रैवल करता हुआ आपकी प्लूरल स्पेस में चला जाता है, ठीक है। थोरेसिक डक्ट रप्चर इज द आंसर टू दैट, तो रिमेंबर दैट, ठीक है। हेमोथोरिक्स कब होगा कि जब क्या होगा, ट्रॉमा होगा। मलिहा आसिम, ट्रॉमा इज एन इटियोलॉजी, इट इज नॉट क्या कहते हैं अ डायरेक्ट आंसर टू द आंसर, मतलब द क्वेश्चन कि काइल किस वजह से हो गया। ट्रॉमा की वजह से तो हीमोथोरिक्स भी हो सकता है, काइलोथोरिक्स भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। लेट्स गो ऑन। अब इसमें जो तुम लोगों को चीज पता होनी चाहिए ना, वो ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सुडेटिव एंड ट्रांसुडेटिव प्लूरल एफ्यूजन, ठीक है। जब ट्रांसुडेटिव की बात होती है ना तो इट इज मोर ऑफ ए सिस्टेमिक कॉज, बट व्हेन यू टॉक अबाउट एक्सुडेटिव इट कुड बी सिस्टेमिक, बट मोर इंपॉर्टेंटली इट इज अ लोकल कॉज, ठीक है। एक्सुडेटिव में याद रखना कि जो यूनिट है कैपिलरी परमिएबिलिटी, और कैपिलरीज एट ए यूनिट वो एज ए यूनिट वो इफेक्ट हो रही है, मतलब कैपिलरी डैमेज हो रही है, ठीक है। इन्फ्लेमेशन होगी और परमिएबिलिटी खराब हो जाएगी कैपिलरी की, और उसकी वजह क्या होगी, नॉक्शियस एलिमेंट्स, कैंसर, इन्फेक्शन, ऑटोइम्यून डिजीजेस, ये सब द कैपिलरी इज गेटिंग डिस्ट्रॉयड, ठीक है। ट्रांसुडेटिव में क्या होगा कि जो उसके इर्द गिर्द जो फैक्टर्स है ना वो खराब हो रहे हैं, जिससे कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर खराब हो रहा है और प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर खराब हो रहा है। अब ये किस में होगा, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में होगा, सिरोसिस में होगा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में होगा, हाइपोएल्ब्यूमिनिया में होगा, ठीक है। तो अगर हम देखें कि हमें प्लूरल एफ्यूजन जब भी हम एक्सरे में देखते हैं तो आइदर वी सी इट एज इफ इट इज यूनिलैटरल और बायलैटरल। अब बायलैटरल प्लूरल एफ्यूजन ज्यादातर तब होगी जब ट्रांसुडेटिव कॉज होगी कोई, because both of the lungs are experiencing the same pathology at the same time। but अगर कोई एक्सुडेटिव लीजन दोनों लंग्स में, फॉर एग्जांपल दोनों लंग्स निमोनिया से एक ही डिग्री के खिलाफ है, तब भी बायलैटरल हो सकता है। लेकिन यूजुअली एक्सुडेटिव में जैसे कि
जो लंग कैंसर्स होते हैं, they're basically unilateral most of the time. तो उनके अंदर यूनिलैटरल प्लूरल फ्यूजन नजर आएगी. तो दिस इज समथिंग टू टेल यू कि जब बायलैटरल आपके पास आता है ना, तो यू शुड थिंक मोर अबाउट ट्रांसोडेटिव कॉजेस, बट नॉट इंपॉर्टेंट कि वही होंगी, एक्सोडेटिव भी हो सकती हैं, मगर देयर इज अ रिलेटिवली हायर प्रोबेबिलिटी कि ट्रांसोडेटिव कॉज होगी जब बायलैटरल प्लूरल फ्यूजन होगी. ठीक है, एवरीवन गेटिंग इट? किसी को कोई मसला है तो कोई क्वेश्चन पूछते हैं. अगर समझ आ रही है तो यस लिख दो. इकरा सेज यस, महम सेज यस. ठीक है, रमशा सेज यस. गुड. ठीक है. perfect, perfect. Javiria says yes, Vishal says yes. Good. Let's go on. आगे चलते हैं. अब ये बना हुआ है टेबल आपका डेविडसन के अंदर. अब इस टेबल से आपको क्या सीखना है, आई एम गोना टेल यू दैट. ठीक है. The only things you're supposed to learn from this table is the appearance of fluid, predominant cells in the fluid. ये जो टाइप ऑफ फ्लूइड है ये पढ़ लो, लेकिन इसको याद करने का तरीका मैं एक और तुम्हें बताता हूँ. और जो अदर डायग्नोस्टिक फीचर्स हैं वो पढ़ लो, तुम्हें क्वेश्चंस में हेल्प कर देंगे अगर कोई एमसीक्यूज आ गया. लेकिन टू गेट अ क्लियर पिक्चर यहाँ पे ये है कि नंबर 1, ट्यूबरकुलोसिस में एम्बर कलर्ड होगा, कार्डियक फेलियर में स्ट्रॉ कलर्ड होगा, इस तरह की चीजें तो बतानी चाहिए. और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लिम्फेटिक डक्ट में मिल्की हो जाएगा. सही है. प्रीडोमिनेंट सेल्स हमेशा याद रखना, जो हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में चीज काम आती है वो ये है कि जब भी आपको प्लूरल फ्यूजन मिली है और आपने उसको निकाला है, एस्पिरेट किया है, उसके अंदर आपको लिम्फोसाइट्स मिल जाते हैं, तो आपका शक हमारे जो सेटअप है ना ट्यूबरकुलोसिस की तरफ जाना चाहिए. ठीक है. अगर आपने बाकी भी टेस्ट कराए हुए बंदे की ट्यूबरकुलोसिस के, तो इट पॉइंट्स आउट कि यू शुड स्टार्ट एन एटीटी ट्रीटमेंट ऑफ दैट पेशेंट. ठीक है. लेकिन दिस इज नॉट एक्सक्लूसिव. लिम्फोसाइट्स आपकी रूमेटाइड डिजीज में आ सकते हैं, तो रूमेटाइड की हिस्ट्री देख लोगे आप उसके अंदर. एसएलई में आ सकते हैं, एसएलई की हिस्ट्री देख लोगे. ये दोनों चीजें हम पढ़ेंगे जब हम रूमेटोलॉजी करेंगे, एसएलई और रूमेटाइड आर्थराइटिस. ठीक है. तो ये सब चीजें याद रखनी है कि ब्लड स्टेन किस में होता है, किस में होता है. अब जब हम टाइप ऑफ फ्लूइड के मुताबिक इसको डायग्नोस करते हैं, तो आई एम गोइंग टू टेल यू कि इसको तुमने कैसे याद करना है. नाउ कम टू दिस टेबल. ठीक है. अब तुम देख सकते हो कि ट्रांसोडेट में कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, नेफ्रोटिक सिंड्रोम और सिरोसिस विद एसाइटिस आ रहा है. इनकी वजह से ट्रांसोडेटिव ज्यादा होगा, क्योंकि बिकॉज दीज आर द थिंग्स व्हिच आर गोइंग टू चेंज द ऑनकोटिक प्रेशर एंड द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अराउंड द पल्मोनरी कैपिलरीज. लेकिन जो एक्सुडेटिव है, एक्सुडेटिव बेसिकली पैरान्यूमोनिक इन्फेक्शंस, मैलिग्नेंसी, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, इन सब चीजों की वजह से ज्यादा आता है, बिकॉज दे आर गोइंग टू फंक्शनली अफेक्ट द कैपिलरीज और उनकी परमिबिलिटी को ऑल्टर कर देंगे. ठीक है. अब यहाँ पे जो चीज देखने वाली है, जो तुम्हारी कैप्टन के अंदर अच्छी तरह से लिखी हुई है, वो ये है कि जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म है वो ट्रांसोडेटिव और एक्सुडेटिव दोनों करा सकता है. ठीक है. तो कल को जब क्वेश्चन आए कि दोनों कौन सी चीज है जो दोनों करा सकती है आपको, ट्रांसोडेटिव एक्सुडेटिव, तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म इज द आंसर टू दैट क्वेश्चन. ठीक है. एवरीवन ऑन बोर्ड? सबको समझ आ रही है? टाइप इन यस. कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें. ठीक है. फातिमा सेज यस, रबिया सेज यस, बिलावल सेज यस. ठीक है. परफेक्टली फाइन. मुझे बता दो काइलोथोरिक्स आमतौर पे किस साइड पर होगा? एनीवन? महा में क्वेश्चन है कि फ्लूइड्स आर जनरली टीबी नर्स सेटअप्स. नो, दैट्स नॉट नेसेसरी. एक्सुडेटिव फ्लूइड विद लिम्फोसाइट्स आर जनरली टीबी नर्स. लेफ्ट का क्यों होगा? कोई मुझे बता दे लेफ्ट साइड वजह. अच्छा, माहीन अयूब सेज के आप मुझे बता दें कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोथ टाइप्स कैसे कराती है फ्यूजन. ठीक है. अब वैसे आई ऑल्सो डोंट रियली नो एग्जैक्टली इसकी वजह की क्या है, मगर आई कैन गिव अ गेस टू यू ऑन दैट. या तो ये है कि राइट के वो उसी साइड पे होता है. शाहजेब, वी आर डन विद दैट. ठीक है. थोरेसिक लेफ्ट साइड पे होती है. माहीन अयूब, अब पल्मोनरी एम्बोलिज्म दोनों टाइप ही कैसे कराता है? मुझे इसका आंसर नहीं आता. मैंने इसको ऐसे ही याद किया था. आई डोंट रियली नो द आंसर टू दिस एज वेल. आई नेवर सर्च्ड ऑन इट. मगर इसमें ये हो सकता है कि अगर कोई पल्मोनरी एम्बोलिज्म आपका हुआ है जिसकी वजह से वो प्रोक्सिमल और डिस्टल पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, इन दोनों की क्या कहते हैं पैथोलॉजी में फर्क होता है. जैसे कि अगर प्रोक्सिमली अगर डिस्टल हुआ है ना, तो जो उससे पीछे वाला पल्मोनरी का जो नेटवर्क है ना, वहां पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, जिसकी वजह से वो इट इज गोइंग टू मोर लाइक ट्रांसोडेट हो जाएगी. और जो एक्सुडेटिव है उसमें ये हो सकता है कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म रुका है और कैपिलरीज की जो क्या कहते हैं वो रुक गई है. व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू से कि
सोर्स ऑफ नरिशमेंट रुकी, जिसकी वजह से कैपिलरीज डैमेज हो गई, तो आपने पल्मोनरी एम्बोलिज्म खोला, तो इस वजह से क्या हुआ कि बाद में वो कैपिलरीज ऑलरेडी डैमेज हैं, तो वो एक्सुडेटिव की तरह परफॉर्म करेंगी। ठीक है, तो द थिंग इज के इसको तुम सर्च कर लेना, पल्मोनरी एम्बोलिज्म दोनों क्यों कराता है, दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, ये मैं भी पढ़ूंगा जाकर। ठीक है, नेक्स्ट। अब पैथोफिजियोलॉजी हमें हमें पता लग गया है कि ट्रांसुडेटिव में क्या होता है कि एलिवेटेड कैपिलरी प्रेशर होगा, डिक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर होगा, एक्सुडेटिव में इंक्रीज परमेबिलिटी और परमेबिलिटी होगी, या फिर डिक्रीज आउटफ्लो होगा, क्या कहते हैं, जो भी आपका प्लूरल एफ्यूजन इकट्ठी होगी है। समझ आ गई यहाँ तक? लेट्स गो ऑन। ये स्टेप अप में लिखी हुई अच्छी सी। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है जो तुम लोग को याद करनी है यहाँ पे, दिस कैन कम इनटू योर एमसीक्यूज। लाइट्स क्राइटेरिया क्या होता है? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। लाइट्स क्राइटेरिया बेसिकली ट्रांसुडेटिव और एक्सुडेटिव को डिफरेंशिएट करने के लिए होता है। ठीक है, अब इन तीनों पॉइंट्स में से कोई भी चीज आ जाती है ना, तो देन इट इज 100% एक्सुडेटिव। इन तीनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए तो इट्स एक्सुडेटिव। अगर तीनों में से कोई एक भी ना फुलफिल हो रहा हो तो देन इट इज ट्रांसुडेटिव। ठीक है, एक्सुडेटिव कब होता है? जब आप इसमें से दो चीजें मेजर करोगे, प्लूरल फ्लूइड में और सीरम में एलडीएच मेजर करोगे और प्रोटीन को मेजर करोगे। अब प्लूरल फ्लूइड की प्रोटीन डिवाइडेड बाय प्लूरल फ्लूइड सीरम की जो प्रोटीन है, अगर प्लूरल फ्लूइड में ज्यादा प्रोटीन आ रहा है तो वो रेशियो इंक्रीज कर जाएगी, और वो इंक्रीज कर जाएगी 0.5 कट ऑफ वैल्यू से ज्यादा, तो देन यू मार्क इट एक्सुडेटिव। सिमिलरली इट गोज फॉर एलडीएच। एलडीएच की असल जो वैल्यू है वो चेक कर लेना। प्लूरल फ्लूइड की एलडीएच अगर ज्यादा है सीरम एलडीएच से, और वो भी 0.6 कट ऑफ वैल्यू से ज्यादा है, देन इट इज टर्म्ड एज एक्सुडेटिव। अब जो आखिरी पॉइंट है जिसमें आप सीरम से कंपेयर नहीं कर रहे, यू जस्ट गोइंग टू गो फॉर प्लूरल फ्लूइड एलडीएच। ठीक है, अब जो नॉर्मल सीरम एलडीएच आपके पास कोई वैल्यू होगी इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड, अगर प्लूरल फ्लूइड की जो वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन 2/3 ऑफ द अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल सीरम एलडीएच। फॉर एग्जाम्पल आपके पास सीरम एलडीएच आ रहा है 60, तो उसकी 2/3 लिमिट 40 हो गई। अगर उससे ज्यादा ऊपर है प्लूरल फ्लूइड की, तो देन दैट मीन्स कि ये एक्सुडेटिव है। सही है, दैट इज द क्वेश्चन। शिजरे ने मुझे प्राइवेटली मैसेज किया है विच सेज के एलडीएच की 200 होती है वैल्यू अकॉर्डिंग टू कैप्लन। ठीक है, 200 अकॉर्डिंग टू कैप्लन होगी इंटरनेशनल यूनिट्स पर एमएल, और जहां तक मुझे याद है दैट इज करेक्ट, 200 इंटरनेशनल यूनिट्स पर एमएल ही होती है। इसको आप याद कर लें, 200 इंटरनेशनल यूनिट्स पर एमएल। ठीक है, थैंक यू शिजरे, एंड इट्स गुड कि आप एवरीवन इन द मीटिंग सबके सामने आप ये चीजें लिख दिया करो। यू डोंट हैव टू मैसेज मी प्राइवेटली, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद डूइंग इट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, बट थैंक यू। तो 200 इंटरनेशनल यूनिट पर एमएल होगी, और उस वैल्यू को आपने देख के आगे चलना है। सो हमने क्या क्या चीजें मेजर की? सीरम सीरम प्रोटीन में प्लूरल फ्लूइड और सीरम को कंपेयर करने के लिए हमने एक तो पहले यूज किया एलडीएच और प्रोटीन। याद रखना प्रोटीन की 0.5 है और एलडीएच की 0.6 कट ऑफ वैल्यू है। और हमने चेक किया प्लूरल फ्लूइड की एलडीएच। ठीक है, वी आर गोइंग टू गो ऑन, यू शुड नो दिस बाय हार्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये तुम लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, लेट्स गो ऑन। अब क्लिनिकल असेसमेंट आप क्या करोगे? क्लिनिकल असेसमेंट में आप करोगे इंस्पेक्शन। तो टेकिपनिया का पेशेंट ब्रेथलेसनेस में चला गया क्योंकि उसके तो सारा उसने वो कर लिया ना, कवर कर लिया है प्लूरल फ्यूजन ने। उसके अलावा क्या होगा? आप पैल्पेशन करोगे, तो एक्सपेंशन जो जहां पे फॉर एग्जांपल ये वाला एक्स है तो इसकी राइट साइड कॉम्प्रोमाइज है, तो इसकी एक्सपेंशन रिड्यूस हो जाएगी राइट साइड पे। जो mediastinal shift है, trachea and apex are going to move towards the left, that means away from the lesion, क्योंकि pleural fluid accommodate कर रहा है सारी एरिया को और वो expand करके सारी साइड को पुश कर रहा है। परकशन में स्टोनी डल आवाज आएगी राइट साइड पे मिड और लोअर जोन में इस एक्सरे के अंदर, और ऑस्कल्टेशन में एब्सेंट ब्रेथ साउंड्स होंगे, वोकल रेजोनेंस इंक्रीज की हुई होगी, और जो इफ्यूजन के ऊपर वाला एरिया है वहां पे क्रैकर्स फील होंगे और ब्रोंकियल ब्रीदिंग सुनाई देगी। एवरीवन ऑन क्लियर? अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि परकशन नोट जो स्टोनी डल होती है और जो आम परकशन नोट जो डल होती है उसमें फर्क क्या होता है। Now everyone you have to listen to this very very carefully क्योंकि I'm trying कि मैं तुम्हारी clinical side cover करा रहा हूँ because you're not getting exposure from the hospital. अब listen to this. This is going to be a dull noise. सुनो इसे, ये dull noise है. Now I'm going to show you what is a stony dull noise. Now listen. ठीक है? This is dull. This is stony dull.
सबको समझ आ गई? किसी को कोई क्वेश्चन तो पूछे मुझसे। इफ समझ आ गई तो यस। डल और सोनी डल के बीच में फर्क मसला समझ आ गया? अच्छा, अली इमरान कह रहा है कि एक बार करते हैं फिर से। आई एम गोइंग टू डू दिस वंस मोर। शिजरे प्राइवेटली मैसेज मत करो, मेक योर ऑप्शन एवरीवन, ठीक है? आई एम गोइंग टू डू दिस वंस मोर ताकि तुम लोगों को समझ आ जाए, ठीक है? डल किस तरह की होगी? नाउ लिसन टू डल, नाउ लिसन टू स्टोनी डल। डल, स्टोनी डल, ठीक है? अली इमरान समझ आ गया आपको? आई थिंक आ गई होगी अली को। अभी वी गोइंग टू गो ऑन, ठीक है? अब इसमें ये है कि ना, आपने इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन सब पे आपको फाइंडिंग नजर आएगी। प्लूरल फ्यूजन के पेशेंट्स आपके सामने पड़े होते हैं वार्ड के अंदर। यू शुड नो ऑल दीज फाइंडिंग्स। ये सबको पता होनी चाहिए कि ये एग्जिस्ट करती हैं फाइंडिंग्स उसके अंदर, ठीक है? तो कल को कोई पूछे तो बता देना। नेक्स्ट। अभी रुक जाओ, मेंटी पे मत जाना। आई एम गोना टेल यू व्हेन टू गो ऑन मेंटी। चलो भाई। अच्छा, सिम्टम्स तो पेशेंट के होंगे ना कि ऑफन एसिम्टोमेटिक आ सकता है, एक्सर्शनल डिस्निया होगा क्योंकि उसकी कैपेसिटी कम होगी है। अगर उसको और इश्यूज हैं जैसे कि हार्ट फेलियर में तो पेरिफेरल एडीमा होगा, प्लूरल फ्यूजन है तो ऑर्थोप्निया में जाएगा, लेटते ही उसका सांस खराब होगा, नॉक्टर्नल डिस्निया होगा, रात को सोते हुए उसको बार बार उठेगा, सांस खराब हो रहा है, प्यूरसी प्लूरल पेन को कहते हैं। अब जाओ menti.com पे, कोड यूज करो 820029 एंड आंसर द क्वेश्चन। एवरीवन गो टू menti.com, use the code 820029। 820029 पे जाएं और menti.com पे अपने आंसर्स दें। प्लूरल फ्यूजन के साइंस पूछे हुए हैं, आई नीड योर आंसर। 820029 लिखें, menti.com पे जाएं and start answering the question. We are going to have an answer on this till 3:54. कोई भी आंसर लिख दो। सिक्सटीन 17, ठीक है। ठीक है, we have 23 answers. I'm going to wait till we reach 30 and then we're going to start sharing this with you. चलो, let's share this with you guys. We are at 29, अब 30 पे पहुंचने वाले हैं। एक बंदा आंसर कर दे ताकि मैं इसको शेयर कर दूं फिर। 30, चलो गुड है, लेट्स डू दिस। हाँ जी, अब देखें, ये आपने आंसर्स किए हैं, सब ने शौक से लिखा है स्टोनी डल परकशन। चेस्ट पेन हो सकती है, चेस्ट पेन इज समथिंग विच अ पर्सन सिम्टोमेटिकली कहता है। अब द क्वेश्चन हियर वाज कि आप whether will you guys differentiate between a sign and a symptom? तो apparently you did। अब जब भी कोई पूछेगा ना कि साइंस क्या है, मुझे लग रहा था कि मैं स्टोनी डल के ऊपर एग्जैजरेट करूंगा तो तुम सारे स्टोनी डल ही लिख दोगे और मुझे सारे इक्वल आंसर्स नहीं मिलेंगे। लेकिन द पॉइंट इज दिस कि व्हेनेवर दे आस्क यू, और मैंने ऑब्वियसली तुम लोगों को सिर्फ एक जगह लिखने का दिया था कि सिर्फ एक लिख सकते हो तुम लोग, मगर द पॉइंट इज दिस कि यू हैव टू टेल एवरीथिंग। स्टोनी डल इज अ वेरी गुड फाइंडिंग, मगर यू टेल कि मुझे इंस्पेक्शन पे ये मिलेगा, पेल्पेशन पे, परकशन पे, ऑस्कल्टेशन पे ये मिलेगा। किसी ने एब्सेंट ब्रेथ साउंड्स लिखा है, गुड। किसी ने स्टोनी डल लिखा है, चेस्ट पेन इज नॉट गोइंग टू बी। टेकिपनिया होगा, दैट इज अ साइन, बट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इज समथिंग व्हिच अ पेशेंट टेल्स
कि मुझे सांस नहीं आ रहा, तो उसको हम एसओबी को हम नहीं कर सकते उसमें। और किसी ने यहाँ पे लिखा है फ्लूइड इन प्लूरल कैविटी इज नॉट अ साइन कह सकते हैं, सिम्टम कह सकते हैं, लेकिन आपको कैसे पता कि फ्लूइड इन प्लूरल कैविटी आप एग्जामिन करते हुए तो नहीं बता सकते ना किसी का। और उसके अलावा यहाँ पे बाकी आई थिंक दिस इज फाइन। डिक्रीज एक्सपेंशन इज अ वेरी गुड आंसर, ये सारी चीजें हैं। तो इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन, चारों चीजों को आपने कवर करना है व्हेन यू टॉक अबाउट साइंस ऑफ द पेशेंट। सिम्टम्स मैंने बता दिए थे। तो आई एम गोइंग टू पार्शियली से कि यू गाइस आर डूइंग वेल ऑन दिस, बट यू कुड डू बेटर, क्योंकि सिर्फ स्टोनी डल इज नॉट द आंसर, ज्यादा स्टोनी डल किया लोगों ने। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम करते क्या है रेडियोलॉजिकली, हम डायग्नोसिस के लिए रेडियोलॉजी में क्या करते हैं कि पीएक्स चेस्ट एक्सरे कर लेंगे, सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड। हमें ब्लंटिंग ऑफ द कार्डियोफरेनिक एंगल नजर आएगी, कर्व्ड शैडो एट द लंग बेस नजर आएगा। ठीक है, टू कर्व्ड शैडो इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द फ्लूइड दैट इज देयर। अब याद रखना हमारा क्वेश्चन आया था ये वाला, और ये वाला काफी लोगों ने गलत किया था, बिकॉज मोस्ट ऑफ अस वर फॉलोइंग स्टेप अप या कैप्लन। 200 ml of fluid is required inside the pleural space for you to क्या कहते हैं actually diagnose it on chest x-ray। ठीक है, चेस्ट एक्सरे पे डायग्नोज करने के लिए you should have at least 200 ml। स्टेप अप पे लिखा हुआ है 250 ml, that is not the right answer। 200 ml लिखा हुआ है डेविडसन में, you have to follow your main book। 200 ml is the answer। मैंने भी गलत किया था क्योंकि मुझे 250 ml आता था, क्योंकि मैंने तो डेविडसन पढ़ी नहीं थी, और मैं तुम लोगों के लिए पहली दफा पढ़ रहा हूँ। ठीक है, सब पल्मोनरी एफ्यूजन तब होती है जब डायफ्राम के नीचे थोड़ी सी एफ्यूजन होती है, और जब स्मॉल एफ्यूजन्स को देखना होता है ना, तो आप बेसिकली एक्सरे कराते हो लैटरल डिक्यूबिटस पोजीशन में पेशेंट का, स्मॉल एफ्यूजन्स के लिए। पीए में आपको लार्ज एफ्यूजन्स नजर आ जाती हैं। ठीक है, अब एक और चीज जो है यहाँ पे आप लोगों ने याद रखनी है, वो है कि ना आप सीटी स्कैन में क्या देखोगे। सीटी स्कैन बेसिकली ज्यादातर रिलायबल होता है, चेस्ट एक्सरे में भी दिखाता हूँ कि वो कैसे नजर आएगा। अल्ट्रासाउंड काफी एक्यूरेट होगा, वहां पे हाइपो एक्विक एरिया नजर आएगा। याद रखना हाइपो एक्विक एरिया नाम होता है एक चीज का, हाइपो एक्विक एरिया। ठीक है यार, देखो मिशाल, अभी मैं आपका देता हूँ आंसर इसके बाद। ठीक है, अल्ट्रासाउंड में जब आप देखोगे ना, तो आपको सेप्टास नजर आएंगे। सेप्टास किस में नजर आते हैं याद रखना, एम्पाइमा में और हीमोथोरिक्स में। इन दो चीजों में आपको सेप्टास नजर आएंगे। सही है, तो आपने 3 मोडालिटीज यूज कर सकते हो, चेस्ट एक्सरे, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड। ठीक है, हाइपो एक्विक एरिया याद रखना अल्ट्रासाउंड की एक फाइंडिंग होती है। ये सर्जरी में गॉल ब्लैडर से रिलेटेड किसी ने क्वेश्चन पूछा था, एक एक्सटर्नल ने बीबीएच SU1 के अंदर, और बच्चे को आता नहीं था, पूरा वाइवा उसका इसी चीज पे होता रहा। 38 आउट ऑफ 70 मार्क्स थे उसको, लिटरली 3 नंबर से पास किया था। उसको ये नहीं पता था कि हाइपो एक्विक करते हैं अल्ट्रासाउंड के ऊपर। ठीक है, एवरीवन ऑन बोर्ड, सबको समझ आ रही है? अब मिसाल के क्वेश्चन पे आते हैं कि हाउ डू वी मेजर। देखो वी डोंट एक्चुअली मेजर करने की जरूरत भी नहीं आपको। ठीक है, मेजर करने की जरूरत भी नहीं आपको। यूजुअली ये होता है कि व्हाट हैपेंस इज दिस, कि आपने ना ये सारा रिसर्च से निकाला है 200 ml। आपको मेजर नहीं करना, बस आपको पता होना चाहिए कि कितना फ्लूइड चाहिए होता है आपको ऑन एक्सरे देखना, ताकि आप उसको मार्क कर सको कि ये फ्लूइड फ्यूजन था, दैट इज 200 ml, दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर मिशाल, नथिंग मोर देन दैट। सही है, आगे चलते हैं। डायग्नोसिस के लिए आप एस्पिरेशन करोगे, कलर और टेक्सचर देखोगे। एम्पाइमा में और काइलो में यूजुअली वो व्हाइट कलर का नजर आएगा, प्रेजेंस ऑफ ब्लड हीमोथोरिक्स में होगा। प्लूरल एस्पिरेशन किस लिए करते हो, ताकि आप लाइट्स क्राइटेरिया कर सको। ग्राम स्टेनिंग कैसे करते हो, क्यों करते हो, ताकि आप पैरान्यूमोनिक इन्फ्लेमेशन, पैरान्यूमोनिक अगर एफ्यूजन है तो वो देख सको। अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा पैरान्यूमोनिक एफ्यूजन कब होती है। जब पेशेंट को निमोनिया होता है, जो उसके साथ एसोसिएटेड निमोनिया के साथ जो एसोसिएटेड एफ्यूजन होती है, हम उसको पैरान्यूमोनिक एफ्यूजन कहते हैं। अब वो बैक्टीरियल होती है, तो इसलिए हम उसके लिए ग्राम स्टेन कराते हैं। तो आप एस्पिरेट करोगे ना, जब भी प्लूरल एस्पिरेशन करोगे, तो आपने ना लाइक यू हैव टू रिमेंबर दिस के आपने ये चीजें देखनी। सबसे पहले ऑन एग्जामिनेशन आपने कलर टेक्सचर देखा, फिर उसको आप माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस में एलडीएच और प्रोटीन वगैरह देखोगे, और फिर ग्राम स्टेनिंग करा लोगे प्लूरल एफ्यूजन, पैरान्यूमोनिक एफ्यूजन के लिए। सबको समझ आ रही है? एंड में बायोप्सी करा लेते हो। बायोप्सी कराते हो किस लिए?
बिकॉज आपने बेसिकली ये चेक करना है कि पेशेंट की माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन कैसी है और वो करा सकते हो, लेकिन आमतौर पे हमारे जो सेटअप है ना उसमें बायोप्सी नहीं कराते। यूजुअली वी डू नॉट रिकमेंड दैट। ठीक है, आई थिंक सबको यहाँ तक समझ आ गई होगी। वी गोइंग टू गो आगे। तीन तीन मोडेलिटीज हैं, एक्सरे, प्रोरेस्पिरेशन एंड बायोप्सी टू डायग्नोज। ठीक है, मैं जरा बुक देख लूँ कि मैं कोई चीज मिस तो नहीं कर रहा एक दफा, क्योंकि आई एम टीचिंग यू फ्रॉम द स्लाइड्स, जो ये बुक से ही बनी हुई है, लेकिन आई एम जस्ट गोना गो थ्रू इट रियली फास्ट एंड आई डोंट थिंक सो कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। ठीक है, लेट्स गो आगे। यार पैरानिमोनिक नहीं, पैरानिमोनिक एफ्यूजन इज नॉट अ टाइप ऑफ एम्पाइमा। अभी हम एम्पाइमा की हम करेंगे, क्या कहते हैं, एम्पाइमा के हम थोड़ा सा पढ़ेंगे एम्पाइमा के बारे में। इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम पैरानिमोनिक एफ्यूजन। पैरानिमोनिक एफ्यूजन किस तरह डिफरेंस होती है, उसका टेक्सचर डिफरेंट होता है। वो लिक्विडी और फ्लूइडी और सीरस भी हो सकती है और प्यूरिलेंट भी हो सकती है। एम्पाइमा थिक पसी होता है बहुत ज्यादा। अभी मैं तुम लोग को दिखाऊंगा कि स्टेजेस ऑफ एम्पाइमा भी होती है। सैम पूछ रहा है डेफिनेटिव डायग्नोसिस क्या होती है। डेफिनेटिव डायग्नोसिस बेसिकली इट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, यू डोंट हैव अ डेफिनेटिव डायग्नोसिस फॉर दिस। अगर क्योंकि हमारी जो बुक है ना इसके अंदर कहीं नहीं लिखा हुआ कि डेफिनेटिव डायग्नोसिस बताएं इसका। ठीक है, यू मेक अ डायग्नोसिस ऑन द बेसिस ऑफ मेनी ऑफ योर क्लिनिकल फाइंडिंग्स, जिसमें आ सकती हैं, जिसमें एक्सरे आ सकता है, सब कुछ मिला के इसकी डायग्नोसिस बनती है। ठीक है, अब इसकी मैनेजमेंट क्या है, दो तरीके हैं, थेरेप्यूटिक एस्पिरेशन एंड ट्रीट द अंडरलाइंग कॉज। ठीक है, अब जो थेरेप्यूटिक जो आपकी है ना एस्पिरेशन, इसमें आपने क्या करना है, ये तो तुम्हारा आंसर है, ये लिख दोगे तो यू आर गोइंग टू गेट वेरी गुड मार्क्स। लेकिन अगर किसी को बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए तो उसका ये तरीका है कि यू राइट मोर स्टफ। फॉर एग्जाम्पल, एक तो ये है कि आपने ये लिखना है कि आप 1.5 से ज्यादा एस्पिरेट नहीं करोगे, क्योंकि वो री एक्सपेंशन करा सकता है पल्मोनरी एडिमा का, ये याद रखो। और आप जब भी एस्पिरेट करोगे ना तो पूरा उसको ड्राई नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके निकालना है। ठीक है, ये बात याद रखना। उसके अलावा अगर आपने हार्ट ट्रीट अंडरलाइन कॉज में कुछ लिखना है तो आप उसमें ये लिख सकते हो कि हार्ट फेलियर को ट्रीट कर लोगे, निमोनिया को ट्रीट कर लोगे, पल्मोनरी एम्बोलिज्म को, सफरेनिक एब्सेस को ट्रीट कर लोगे, व्हाटएवर इट इज, ऑल दिस चीजें इन सबको कर लोगे आप। ठीक है, आगे चलते हैं। एक सेकंड, मैं जरा मेंटी पे आपका क्वेश्चन चेंज करूं, ये पता नहीं कौन कर रहा है स्क्रीन के। चलो मेंटी पे आपका मैं क्वेश्चन चेंज करता हूँ। 1.5 इज लीटर महाम, 1.5 लीटर्स आपने निकालना है। सही है, 1.5 लीटर्स जो आप निकालते हो ना उससे ज्यादा नहीं निकालना, मैक्सिमम 1.5 निकालना है। अब ये वाइवा क्वेश्चंस है, सब सब पढ़ लो एक दफा। यार व्हाट हैपेंस इफ यू एक्सट्रैक्ट मोर देन 1.5, बिकॉज आप एक खाली जगह छोड़ रहे हो पीछे, वहां पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बिल्कुल चेंज हो गया उसके इर्द गिर्द वाले एरिया के, तो यही होगा ना कि री एक्सपेंशन हो जाएगी और प्लूरल फ्लूइड आ जाएगा एकदम से। आपने फॉर एग्जांपल जब आप एक कमरे के अंदर आग जला दो, ढेर सारी देर तक आग लगे और एकदम से उसका दरवाजा करो तो बाहर से एयर गशन करेगी ना अंदर, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन और सब कुछ आपने बर्न कर दिया है, वो लो एटमोस्फेरिक प्रेशर की जगह बन जाएगी। एग्जैक्टली वही केस होता है यार, एट वन पॉइंट नॉट मोर देन 1.5 लीटर, क्योंकि इट लीड्स टू री एक्सपेंशन। ये क्वेश्चंस पढ़ लो और उसके बाद वी गोइंग टू गो आगे। अच्छा, अब एम्पाइमा को मैं थोड़ा सा डालूंगा, ये तुम्हारा सर्जरी का क्वेश्चन है बेसिकली। ठीक है, एम्पाइमा कैसे डिफरेंट होता है कि इसमें आपको राइगर्स और चिल्स और ल्यूकोसाइटोसिस मिलेगा, और इसमें एक जो चीज इंपॉर्टेंट है कि डी शेप्ड शैडो नजर आएगा रेडियोग्राफ के ऊपर। स्टेजेस ऑफ एम्पाइमा तुमसे बहुत शौक से डॉक्टर नईम ज़िया पूछेंगे, उनका फेवरेट क्वेश्चन है ये, एम्पाइमा होता है क्या, ये भी उनको बहुत पसंद है बात। एक्सुडेटिव स्टेज होती है, फिर फाइब्रिनो प्यूरिलेंट स्टेज होती है, ऑर्गेनाइजिंग स्टेज होती है। अब देखो दिस इज हाउ इट्स डिफरेंट फ्रॉम न्यूमोनिया, क्योंकि उसके अंदर ये सब पैरान्यूमोनिया की फ्यूजन, क्योंकि उसमें सब कुछ नहीं होता। ठीक है,
तो ये एक दफा देख लो, ये मैं पढ़ाऊंगा नहीं, तुम लोग सर्जरी में पढ़ लोगे बाद में, जिसने सर्जरी की है वो तो वैसे ही पढ़ लेगा। आई थिंक वी हैव टू गो आगे। नाउ वी गो टू न्यूमोथोरैक्स। सॉरी मैं साथ साथ खाना भी खा रहा हूँ। अच्छा, तो न्यूमोथोरैक्स में क्या होता है? न्यूमो मीन्स एयर और thorax means the thoracic cage. Air in the thoracic cavity and around the lungs is called pneumothorax. This is as simple as it goes. अब हम इसको क्लासिफाई कैसे करते हैं? स्पॉन्टेनियस में होता है और ट्रोमैटिक में होता है। स्पॉन्टेनियस की दो टाइप्स है, प्राइमरी है या सेकेंडरी है। ठीक है, प्राइमरी में आपको कोई ओवर्ट डिजीज का एविडेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, छोटा सा कोई स्मॉल प्लूरल प्लेब होगा जो फटेगा, जिसकी वजह से वहां से एयर निकल के प्लूरल जो है क्या कहते हैं, लंग्स वाली जो साइड है उसके वजह से निकल के कैविटी के अंदर चलेगी, लंग्स से बाहर होगी। ठीक है, और ट्रोमेटिक में क्या होगा कि किसी को चोट लगी है, थोरेसिक सर्जरी या बायोप्सी हुई है, चेस्ट वॉल इंजरी है, उसकी वजह से हो सकता है। जो सेकेंडरी है ना, इसके बारे में याद रखो कि देयर इज ऑलवेज अ अंडरलाइन डिजीज, ट्यूबरकुलोसिस, एस्थमा, लंग एब्सेस, पर्मनेंट इंफार्क्ट्स, लंग कैंसर या फिर कोई भी फाइब्रोटिक या सिस्टिक लंग डिजीज इसकी वजह से होती है। तो स्पॉन्टेनियस और ट्रोमेटिक, देन प्राइमरी और सेकेंडरी। दिस इज बेसिकली अ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इटियोलॉजी। ठीक है, अब हम क्लिनिकल फीचर्स को देखेंगे। ये क्लिनिकल फीचर्स किस तरह डिफरेंट होते हैं न्यूमोथोरैक्स से। अब न्यूमोथोरैक्स तीन किस्म के होते हैं, क्लोज टाइप, ओपन टाइप एंड टेंशन टाइप। ठीक है, क्लोज टाइप में क्या होगा कि प्लूरल प्रेशर नेगेटिव होगा, और जो ओपन टाइप और जो टेंशन टाइप है ना, उसमें दोनों में पॉजिटिव होगा प्लूरल प्रेशर। ठीक है, ये ज्यादा जरूरी नहीं याद करना इस बात को, बस इस चीज को अंडरस्टैंड करो कि वेन एवर वी हैव लंग्स, तो जो एक विसरल प्लूरा होती है जो लंग्स के ऊपर चढ़ी हुई होती है, और जो थोरेसिक केज के साथ टच करी होती है उसको हम कहते हैं क्या, उसको क्या कहते हैं? एक विसरल प्लूरा होती थी, और दूसरी प्लूरा कौन सी होती थी, मैं भूल गया सडनली। I forgot the name. I was parietal pleura. Yes, thank you so much. Parietal pleura केज के साथ लगी है और विसर प्लूरा आपके लंग्स के साथ लगी हुई है। अब जब लंग्स एक्सपैंड करते हैं ना, तो विसर और parietal है ना, वो एक दूसरे के साथ स्लाइड इन करती हैं ताकि वो फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सके। जब भी इफ्यूजन होती है या एयर फंसती है, तो वो विसरल और parietal प्लूरा के बीच में होती है। समझ आ रही है? प्लूरल फ्यूजन के बारे में आई एम नॉट श्योर, मगर जो एयर होती है ना, एयर एटलीस्ट दैट इज ऑलवेज बिटवीन द पैराइटल एंड द विसरल प्लूरा, ये याद रखना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, मैं आगे बताता हूं क्यों। अब जो क्लोज टाइप है ना, उसमें क्या हुआ है कि आपको कोई इंजरी नहीं हुई है। ठीक है, इंजरी नहीं हुई है, बाहर से कोई इंजरी नहीं हुई है, अंदर से कोई सर्कल सा, कोई ब्लैब सा बना हुआ था लंग्स के ऊपर जो फट गया है, और अब एयर जो भी आप इनहेल कर रहे हो ना, वो आपकी प्लूरल कैविटी के अंदर भी जा रही है। ठीक है, जो ओपन टाइप है उसमें आपको डैमेज हुआ है बाहर से। ठीक है, बाहर से इस तरह डैमेज हुआ है कि जब भी आप सांस लेते तो एयर अंदर भी आती है बाहर से। ठीक है, जो बाहर से डैमेज हुआ है, सुराख बना हुआ है आपके लंग की चेस्ट वॉल के ऊपर, और वो बाहर निकल भी जाता है वापस। ठीक है, तो जो प्रेशर होगा ना आपकी प्लूरल कैविटी में, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब जो सी टाइप है, टेंशन टाइप, इसमें क्या हो रहा है कि आपकी एयर तो बेसिकली अंदर आ रही है लेकिन बाहर नहीं जा रही, और इसकी वजह क्या है कि वो सुराख ऐसा बना हुआ है चेस्ट वॉल के ऊपर कि वो एयर तो अंदर ले लेता है, लेकिन जब बाहर निकालने की बारी आती है, जो टिश्यूज हैं वो फ्लैप इन कर जाते हैं और वो निकलने नहीं देते एयर को। तो बेसिकली आप एयर अंदर खींच रहे हो, मगर आप एयर को निकाल नहीं पा रहे प्लूरल कैविटी के बीच में से। वॉल्व लाइक मैकेनिज्म, जैसे बॉल वॉल्व मैकेनिज्म कहते हैं इससे। मैं आगे भी पढ़ाता हूँ, जैसे महाव ने बोला, जिन्होंने सर्जरी पढ़ी हुई उनको आना चाहिए, मैं मेडिसिन वालों के लिए बेसिकली इसको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। पहला तो ये था ना कि आपने स्पॉन्टेनियस और टेंशन में कन्वर्ट, ट्रॉमेटिक में कन्वर्ट किया। स्पॉन्टेनियस की दो टाइप, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब ये क्लिनिकल फीचर्स के मुताबिक आपने किया, क्लोज टाइप, ओपन टाइप एंड टेंशन टाइप, दो क्लासिफिकेशन होगी इसकी। अब जो क्लोज होता है, देखो द प्लूरल टियर इज सील्ड, और वही वाली बात है जो मैंने बताया है। ओपन न्यूरोनोथोरैक्स में द प्लूरल टियर इज ओपन, खुला हुआ है ऊपर सामने से। ठीक है,
और टेंशन न्यूमोथोरिक्स में बॉल बॉल मैकेनिज्म हो रहा है, ठीक है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है वो यहाँ से मुझसे पूछ ले, क्योंकि ये तुमसे सर्जरी में भी पूछेंगे, ये तुमसे मेडिसिन में पूछेंगे, ये दोनों का टॉपिक है, इसलिए मैं जरा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। समझ आ गई तो टाइप इन यस। गुड, समझ आ गई है, मोस्टली को समझ आ गया। अमीन अब्बास, तुम्हें समझ आ रही है? तुमने आज तक कुछ टाइप नहीं किया, तुम्हारी नजर, मेरी नजर तुम्हारे ऊपर होती है हमेशा। अमीन अब्बास, अमीन बाजवा, ये ना अमीन बास। अच्छा, रबिया पूछ रही है कि प्लूरल टीयर, सील्ड और ओपन का क्या मतलब है। देखो, प्लूरल सील्ड का मतलब क्या है कि बाहर से आपकी जब भी आप किसी को चेस्ट ट्रॉमा देते हो ना, तो उसके प्लूरल, जब भी आप चेस्ट ट्रॉमा दोगे किसी को, अगर किसी को तुमने चाकू मारा है, तो पहले तो आप स्किन को फाड़ोगे, फिर आप उसकी मसल्स को फाड़ोगे, फिर आपने प्लूरल टीयर तो करना है ना। तो क्लोज में प्लूरल टीयर नहीं हो रहा, वही बात है कि बाहर से वुंड नहीं है इसके ऊपर, ओपन और टेंशन में होगा वुंड। समझ आ गई। और टाइप बी रिपीट कर दूं ओपन न्यूमोथोरिक्स की। टाइप बी जो ओपन न्यूमोथोरिक्स है ना, हम ना उसमें ये है कि सुराख ऐसा बना हुआ है, प्लूरल टीयर ऐसा बना हुआ है कि एयर अंदर भी जा रही है और बाहर भी निकल रही है उस सुराख में से, ठीक है। तो जो एटमोस्फेयर का प्रेशर है ना, एग्जैक्टली वैसा प्रेशर बन जाएगा प्लूरल स्पेस के अंदर। समझ आ गई हम ना। हम ना समझ आ गई तो लिख दो यस। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब क्लिनिकल फीचर्स क्या है कि सडनली आपको यूनिलैटरल प्लूरेटिक चेस्ट पेन होगी। आमतौर पे यूनिलैटरल होता है, पेशेंट को ब्रेथलेसनेस होगी, डिक्रीज और एब्सेंट ब्रेथ साउंड्स होंगे। इसका जो डायग्नोस्टिक चीज है वो ये है कि आपको रेजोनेंट परकशन पे रेजोनेंट नोट नजर आएगी, सुनाई देगी, और एब्सेंट ब्रेथ साउंड्स होंगे उस एरिया पे ऑस्कल्टेशन पर, ठीक है। और या वो चीज और वो जो साइड है ना वो एक्सपैंड भी कर जाती है, अगर आप उसको देखोगे क्लिनिकली पेशेंट की चेस्ट को, ठीक है। तो रेजोनेंट परकशन नोट और एब्सेंट ब्रेथ साउंड्स जब दोनों चीजें होंगी तो इसका मतलब है कि पेशेंट न्यूमोथोरिक्स की तरफ जा रहा है, सही है। अच्छा, मैं तुम्हारा मेंटी का सवाल तैयार करता हूँ अब। अब जरा menti.com पे जाओ, 8200820029 पे जाओ और इस क्वेश्चन का आंसर करो। यू हैव अराउंड ओनली 1 मिनट टू डू दिस। थर्टी फाइव पे आई एम गोइंग टू शो इट टू यू। चलो भाई, लेट्स शो दिस टू यू। अच्छा जी, देख लें भाई, जिन्होंने आंसर बी किया है दे राइट। रैपिड एंड शैलो ब्रीदिंग हो जाएगी। जिसने स्लो एंड डीप ब्रीदिंग कहा है, दैट इज नॉर्मल पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग। स्लो ब्रीदिंग तब होती है जब पेशेंट टेकिपनिया में नहीं होता, जब वो उसको ब्रेथलेसनेस भी नहीं होती, उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन ठीक होती है। तो जिन्होंने डी किया है वो इसलिए गलत है क्योंकि डीप ब्रीदिंग तो वैसे ही नहीं हो सकती, क्योंकि जगह ही नहीं लंग्स में कि वो डीपली ब्रीथ करे। तो डीप ब्रीदिंग अगर आप काटो तो फिर आप सी और डी को काटते हो, सॉरी। स्लो एंड रेगुलर ब्रीदिंग इज नॉर्मल ब्रीदिंग वैसे। जो इसका आंसर है ना वो बी है, रैपिड एंड शैलो ब्रीदिंग हो जाएगी पेशेंट को। और दैट इज बेसिकली टेकिपनिया ना। टेकिपनिया क्या होता है? तेज ब्रीदिंग कर रहे हैं, 18 से ज्यादा है उसकी ब्रीथ्स पर मिनट, तो उसको टेकिपनिया कहते हैं, सही है। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड हियर। तो रैपिड एंड शैलो ब्रीदिंग है, टेकिपनिया इज बेसिकली रैपिड ब्रीदिंग। तो रैपिड तो होना ही होना है। शैलो इसलिए होगा क्योंकि डीप डीप ब्रीथ नहीं कर सकता, जगह ही नहीं लंग्स में कि वो कहाँ जाएगी डीप ब्रीथ।
इतना लंबा सांस लेगा वो कहाँ जाएगा, जगह ही नहीं है जब लंग्स ही नहीं एक्सपैंड कर रहे। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं आगे। डायग्नोसिस पे चलते हैं अब कि कैसे करेंगे डायग्नोस। चेस्ट एक्सरे कराओगे और सीटी स्कैन कराओगे। अब यहाँ पे चेस्ट एक्सरे में वी गोइंग टू डिस्कस दिस। अब कीप योर ईयर्स ओपन एंड आईज ओपन वेरी क्लियरली। ठीक है, जो टॉप लेफ्ट है ना, इसमें देखो आपको पूरा जो टॉप लेफ्ट है, मतलब कि 4 ऑन द राइट साइड आर बेसिकली एक्सरेज एंड 1 ऑन द लेफ्ट साइड इज बेसिकली सीटी स्कैन। जो टॉप लेफ्ट है जहाँ पे मेरा कर्सर है, वहां पे आपको देखो पूरी एक साइड कोलैप्स्ड है। वहां पे आपको ना नॉर्मल नजर आ रहे हैं, क्या कहते हैं, जो लंग्स की मार्किंग्स होती हैं वो नजर नहीं आ रही, और आपको जो विसरल प्लूरा और लंग बिल्कुल रिड्यूस डाउन हुआ हुआ उसकी पूरी बाउंड्री नजर आ रही है। यहाँ पे रिब्स के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज किया हुआ है क्योंकि पूरी साइड एक्सपैंड की हुई है। ठीक है, अब जो टॉप राइट है उसमें देखो जो रेड एरोज हैं ये शो कर रहे हैं कि आउटर लाइन जो है ना पूरी उसकी विसरल मेम्ब्रेन की वो आपको नजर आ रही है, पूरी विसरल प्लूरा की, और लंग्स की पूरी आउटर मेम्ब्रेन नजर आ रही है। ठीक है, जो बॉटम बॉटम लेफ्ट है उसके अंदर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स यू कैन सी इज अ मीडियास्टिनल शिफ्ट। यू कैन सी के हार्ट कहाँ से उठ के कहाँ पे पहुंच गया है। हार्ट बिल्कुल साइड पे गया हुआ है, लेफ्ट साइड पे चला गया क्योंकि उसको राइट साइड का न्यूमोथोरिक्स है। ठीक है, तो हार्ट देखो कहाँ फिर रहा है, बिल्कुल कहीं और पहुंचा हुआ है हार्ट। ठीक है, और जो बॉटम क्या कहते हैं बॉटम राइट है वहां पे देखो एक साइड इसमें भी मीडियास्टिनल शिफ्ट है और आपको पूरी बाउंड्री नजर आ रही है। और लंग्स की जो दोनों साइड पे थोड़ा थोड़ा न्यूमोथोरिक्स है वैसे तो, लेकिन मीडियास्टिनल शिफ्ट जहाँ पे कम न्यूमोथोरिक्स होता है उस तरफ हो जाता है, जहाँ पे ज्यादा होता है वो उसको पुश डाउन करता है। ठीक है, तो यू कैन क्लियरली सी दिस, और इसको गलत मत करना वरना मजाक के अलावा मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ अगर किसी ने एक्सरे न्यूमोथोरिक्स से गलत कर दिया, क्योंकि बहुत आराम से पता लगता है कि न्यूमोथोरिक्स है, कोई इसमें साइंस नहीं है, बहुत इजी एक्सरे होता है इसका। सीटी स्कैन तुम्हारा कोई पूछेगा नहीं, लेकिन देख लो कि तुम्हें पूरी की पूरी एयर नजर आ रही है और आपको कोलैप्स लंग नजर आ रहा है सीटी स्कैन के अंदर, जो बॉटम पे और सबसे लेफ्ट साइड पे बना हुआ है। ठीक है, समझ आ गई सबको? एवरीवन ऑन बोर्ड? यस बोल दो। समझ आ गई है? बॉटम मिड और बॉटम राइट। बॉटम मिड, बॉटम मिड में यूर राइट, इट कैन बी बायलैटरल, दोनों में बायलैटरल है वैसे। बस मैं द थिंग आई एम ट्राइंग टू शो यू इसके मीडियाशनल शिफ्ट है दोनों में, मीडियाशनम का पूरा शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे, दैट इज ऑल यू नीड टू नो। लेकिन जनरली जो टॉप साइड वाले दोनों है ना इस तरह के तुम्हें देंगे वो एक्सरेज, नीचे वाले नहीं देंगे, जो ऊपर वाले दोनों एम्स है ना ये देंगे, और मीडियाशनल शिफ्ट अगर तुम लिख देते हो तो वो तुम्हें बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। सही है, आगे चलते हैं। अब मैनेजमेंट क्या करनी है, ये डेविडसन में बहुत बड़ी सारी मैनेजमेंट लिखी है, लेकिन जो टेबल है ना, ये जो पिक्चर दी हुई है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप कैसे ट्रीट करते हो स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरिक्स को। ठीक है, इस टेबल को मैं तुम लोग को पढ़ा तो दूं, लेकिन यू आर गोइंग टू गेट कंफ्यूज, दिस इज कॉल्ड एन एल्गोरिथम डायग्राम। यस और नो की बेसिस पे आप चलते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मीडियाशनल शिफ्ट है पेशेंट को, इफ यू स्टार्ट फ्रॉम द टॉप, या हाइपोटेंशन है, जो टेंशन न्यूमोथोरिक्स के साइंस है सारे, तो यू गो फॉर अ यस। अगर वो है सारे तो यस करोगे, और डायरेक्टली आपने इंटरकोस्टल ट्यूब डाली, अटैच किया उसको अंडर वाटर सील के साथ, और उसको आपने छोड़ दिया। ठीक है, अगर उसको टेंशन न्यूमोथोरिक्स साइंस नहीं है, मीडियाशनल शिफ्ट नहीं है और हाइपरटेंशन नहीं है, लेकिन बाकी साइंस है, तो आप देखोगे उसको क्रॉनिक लंग डिजीज है कि नहीं। क्रॉनिक लंग डिजीज में क्या आता है, ट्यूबरकुलोसिस आता है, उसमें क्या आता है, अस्थमा आता है, सीओपीडी आता है। अगर यस है देन यू गो फॉर द इंटरकोस्टल ट्यूब अगेन। वो तुम्हें सर्जरी वाले बता देंगे कहाँ पे डालनी है, उसकी क्या क्लासिफिकेशन है, क्राइटेरिया क्या है, वो सर्जरी में तुम लोग पढ़ लोगे कि इंटरकोस्टल ट्यूब कहाँ डालनी होती है, कैसे डालनी होती है, क्या करना होता है, दैट इज सर्जरी, वो तुम पढ़ लोगे। ठीक है, मेडिसिन में तुमसे कोई नहीं पूछेगा। लेकिन अगर क्रॉनिक लंग डिजीज नहीं है, देन यू सी कि न्यूमोथोरिक्स है कितना, 15% से ज्यादा है या नहीं है। अगर नहीं है तो ऑब्जर्व करो पेशेंट को 6 घंटे के लिए और आउट पेशेंट उसका फॉलोअप करा लो। लेकिन अगर वो 15% से ज्यादा है तो यू चेक हिज एज, अगर एज 50 से ज्यादा है
गो फॉर द इंटरकॉस्टल ट्यूब। समझ आ रही है तुम लोगों को कि किस तरह पढ़ना है एल्गोरिथम टेबल? एल्गोरिथम टेबल ही कहते हैं, एल्गोरिथम फ्लो चार्ट कहते हैं। समझ आ गई? इस तरह तुम लोगों ने पढ़ना है, और दिस इज हाउ यू ट्रीट स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरिक्स। ठीक है, ट्रोमेटिक में तो आप ट्रॉमा को करोगे ना, तो ये स्पॉन्टेनियस। अगर पेशेंट को रिकरेंट न्यूमोथोरिक्स है तो व्हाट यू डू, ये बहुत लंबा सा लिखा हुआ है, लेकिन इसमें छोटा सा लिखा हुआ है। इसके अंदर बस इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम एक चीज करते हैं, प्लूरोडेसिस। अब जब हमने पहले डिस्कस किया था कि प्लूरोडेसिस, जबकि हमने डिस्कस किया था पहले कि एक विसरल प्लूरा होती है और एक प्राइटर प्लूरा होती है। अब जो एयर है वो बेसिकली विसरल और प्राइटर के बीच में इकट्ठी हो रही है ना, तो व्हाट इफ वी डू दिस, कि हम विसरल और प्राइटर प्लूरा दोनों को एक दूसरे से चिपका दें। अगर हम चिपका देंगे तो एयर कहाँ पे जाएगी? कहीं भी नहीं जाएगी ना, उससे तो फंसना ही इन दोनों के बीच में है। तो व्हाट वी डू इन प्लूरोडेसिस इज कि हम टैल्क, एक चीज होती है वो हम लगा देते हैं, विसरल प्लूरा के ऊपर मल देते हैं, और let it settle down and let it attach to the parietal pleura। ठीक है, जब वो अटैच हो जाती है तो इट्स there's going to be no space between both of them कि वो कहां से फिर हवा घुसेगी अंदर। ठीक है, दिस इज हाउ यू डू इट। अब इसके अंदर बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज है, वो तुम सर्जरी में पढ़ोगे, अभी तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं, बस याद करो रिकरेंट न्यूमोथोरिक्स के लिए आपने फ्लूइडेसिस यूज करनी है। बाकी जो मैनेजमेंट गाइडलाइन है ना, वो स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरिक्स की मैंने आपको शो कर दिया, दिखा दिया। आगे चलते हैं। बिल्कुल, मैं थोड़ा मेंटी का क्वेश्चन तैयार करूं। अच्छा जी, तो अब मेंटी पे जाएं सारे, वही जो कोड था वही लगाएं। ठीक है, ये वाला कोड लगाएं 820029 और इसका आंसर करें। यू हैव 1 मिनट। हम्म 36 बच्चों ने किया, 37, 38। ठीक है, लेट्स शेयर दिस विद यू एंड टेल यू कि तुम लोगों ने कहाँ पे गलती की, कहाँ पे तुमने सही किया। मोस्ट ऑफ यू आंसर राइट। ठीक है, खुदा का खौफ करो यार, ए और डी क्यों किया है? हम्म लंग साउंड्स क्यों इंक्रीज करेंगी? लंग साउंड्स इंक्रीज नहीं करेंगी ना, जब लंग काम ही नहीं कर रहा तो लंग साउंड्स कहाँ से आएंगी? सी इज द करेक्ट आंसर, डिक्रीज और एब्सेंट लंग साउंड्स। हाइपर रेजोनेंट आपकी परकशन टोन होगी, ऑस्कल्टेशन पे डिक्रीज और एब्सेंट लंग साउंड्स होंगे। प्लीज इसको गलत मत करना। द 9 पीपल जिन्होंने लिखा है एब्सेंट हार्ट साउंड्स और इंक्रीज लंग साउंड्स एट द पेशेंट एज द पेशेंट स्ट्रगल्स टू ब्रीथ, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये तुम गलत मत करो। इससे सिंपलर क्वेश्चन नहीं हो सकता, कॉमन सेंस वाली बात है। सी पे जो क्वेश्चन, जो अब जो जिन लोगों ने 9, जो 9 लोग हैं ना जिन्होंने ए और डी किया है, मैं ये बता रहा हूँ कि तुम लोगों ने अब अटेंटिवली सुनना है सारे लेक्चर्स को, क्योंकि इफ यू गाइस, देखो द पॉइंट इज शाजिब, तुम ना करो, डोंट टेल दिस कि तुमने गलती से किया है। मेंटी का मकसद ये है कि वी कैन मेक मिस्टेक्स विदाउट शोइंग आवरसेल्व्स। ठीक है, मैंने मेंटी इसलिए रखा है ताकि तुम, मुझे पता ही ना हो कि किसने मिस्टेक किया है, सो आई कैन जनरली टॉक टू यू पीपल। जो 9 लोग हैं ना, बी वेरी, क्या कहते हैं, बी वेरी कॉशियस फ्रॉम नाउ। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता पूरी मेडिसिन में। इफ यू आर डूइंग दिस रॉन्ग राइट नाउ, टू बी फ्रैंक विद यू, यू आर नॉट इन अ गुड पोजिशन। तुम लोगों को पढ़ने की जरूरत है। जिसने अगर गलती से भी हुआ है ना, तो ये प्रूफ में गलती मत करना। इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन मेडिसिन में आ ही नहीं सकता, ना इवन सर्जरी में आ सकता है। सो बी वेरी वेरी विजिलेंट फ्रॉम नाउ। लेक्चर्स अगर मिस किए हैं पहले तो जाके सुनो। You 9 people are in a bit of trouble.
अगर किसी ने आंसर नहीं किया और उसको आंसर नहीं आता था और उसने इसलिए नहीं किया कि उसको नहीं आता था, दैट पर्सन इज ऑल्सो इन ट्रबल। लेक्चर्स और किताबें खोल लो इसी वक्त, आई एम टेलिंग यू दिस। जिन्होंने सी किया है कोई कमाल नहीं किया, बी ऑनेस्ट, क्योंकि ये सवाल बहुत आसान था, ये सबको आना चाहिए था। कल जो जिन बच्चों ने आंसर किया था ना, उन्होंने 18 के 18 ने इसका सही आंसर दिया था। चलो आगे चलते हैं। तुम लोगों ने देख लिया था मेंटी पे? डिड आई शेयर मेंटी विद यू? चलो मैं मेंटी देखता हूँ, फिर मैं महाम का क्वेश्चन आंसर करता हूँ, ठीक है? महाम, यू हैव सेड द राइट थिंग, थैंक यू फॉर एडिंग दैट। ये चीज़ मैंने अभी ऐड करनी थी आप लोगों के लिए, सही है। अब महाम कह रही है कि जो इमरजेंसी प्रोसीजर होता है ना, देखो जब इमरजेंसी है ना, इमरजेंसी इमरजेंसी कब होती है? इससे तो मैंने कहा था वो स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरिक्स है, ठीक है, जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी इन्वॉल्व होते हैं। और आमतौर पे जब भी टेंशन न्यूमोथोरिक्स आता है ना, तो इट इज एन इमरजेंसी बेसिकली। इसमें ये था कि ना, जब भी आपका आएगा ना पेशेंट, एक तो ये होता है ना कि आप चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज लगाया तो राइट साइड से, आई लेफ्ट दिस बिकॉज दिस वाज गोइंग टू गेट कवर्ड इन सर्जरी, जो हमने बात की है, चैट बॉक्स में देख लो। जो आमतौर पे ये होता है कि आप ना, जब व्हेन यू हैव टू डू इट रियली फास्ट, आप सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस से भी डिकम्प्रेशन कर देते हो, उसकी गश ऑफ एयर को निकाल लेते हो सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस में से, ठीक है। जो दूसरी वाली होती है ना, इंटरकॉस्टल ड्रेनेज जो आप करते हो, वो आप एक्सिला के नीचे से करते हो, ठीक है। तो आप सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस से आप डिकम्प्रेशन डायरेक्टली भी कर सकते हो, दैट इज आल्सो राइट। लेकिन जो लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट है ना, मैंने वो दिखाई थी तुम लोगों को। जब तुम लोग सर्जरी में पढ़ोगे ना, तो इसको अच्छी तरह से पढ़ना है, इसकी मैनेजमेंट सर्जरी में ज्यादा बेहतर दी हुई है। जो ये एल्गोरिदम है ना, ये मेडिसिन में बेहतर है, मैं मानता हूँ, मगर जो सर्जरी वाला पार्ट है ना, जो स्टेप्स ऑफ ट्रीटमेंट है ना, वो सर्जरी में बहुत अच्छे दिए हुए हैं, ठीक है। तो वो वहां से याद से करने हैं तुम लोगों ने। आगे चलते हैं। अब हमारा आखिरी टॉपिक है आज का, दैट इज पल्मोनरी हाइपरटेंशन। वी हैव दिस क्लास फॉर द नेक्स्ट 15 मिनट्स एंड देन इट्स ओवर। जल्दी खत्म करते हैं इसे। पल्मोनरी आर्टेरियल प्रेशर्स बेसिकली रेंज करते हैं 15 से 15 के अराउंड रेंज करते हैं, अगर हम मीन देखें। लेकिन अगर आपके किसी पेशेंट का पल्मोनरी हाइपर प्रेशर 21 से 24 तक आ रहा है, तो एबनॉर्मल कंसीडर करते हो उससे और आपको मोहतात हो जाना चाहिए। But when it is 25 mmHg या above, तो that is confirmed pulmonary hypertension. Confirmed 100%, 25 or above. मतलब equal to 25 and all those values above it. ठीक है? तो अगर क्वेश्चन में आया ना कि 25 है तो 25 कर देना, ये मत कहना कि above 25 होता है, 25 भी कंसिडर करते हैं हम pulmonary hypertension के अंदर। Before I go on, I have to ask you again, जो पिछला टॉपिक था न्यूमोथोरिक्स, वो सबको समझ आ गया? उसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो पहले, फिर we can go on, ताकि अगर समझ आ गई तो यस लिख दो। हाजरा सुल्तान, आपको समझ आई है? आई एम गोइंग टू आस्क पीपल। मुनज़्ज़ा, नायरा, उमारा, आपको समझ आई है चीजें? रबिया को तो आ जाती है। नायाब, बिस्मा, आपको समझ आई है कि नहीं? आई नीड योर आंसर्स, थैंक यू, शाबाश, परफेक्ट। मुनज़्ज़ा को भी समझ आ रही है, नायरा, नायाब, परफेक्ट, गुड, शाबाश। उमारा, थैंक यू। आगे चलते हैं। पल्मोनरी हाइपरटेंशन में होता क्या है? अब जो वेसल्स नॉर्मली होते हैं ना पल्मोनरी सर्किट के, वो हाइपरट्रॉफी कर जाते हैं, और जो उनका लूमन होता है ना, वो पतला हो जाता है। वेसल पतला हो जाएगा, उसका लूमन पतला हो जाएगा, मगर जो उसके इर्द गिर्द इंटिमा और मीडिया है ना, वो बड़ा हो जाएगा। नाजिश, एक्सेस थोड़े से बड़े हैं, तो व्हाट वी कैन डू इज के हम रुक जाएंगे, इसके बाद आप भी रुक जाना और मैं आपको एक्सरेस फिर से करा दूंगा, ठीक है? दैट्स हाउ वी कैन डील विद योर क्वेश्चन, क्योंकि वो दिखाए बगैर मैं आपको समझा नहीं सकता, सही है? अच्छा, आगे चलते हैं। जो नॉर्मल वेसल है ना, उसके अंदर लूमेन बड़ा होगा, लेकिन जो नैरोड वेसल है ना, उसके अंदर लूमेन छोटा होगा, मगर जो उसकी इंटिमा और मीडिया है ना, वो बड़ी हो जाएगी।
अब पल्मोनरी हाइपरटेंशन में कौन सा स्टूडेंट मुझे बताएगा, अच्छा स्टूडेंट जिसने आंसर दिया उसको चॉकलेट मिलेगी राइट आफ्टर कॉलेज ओपन्स, कि कौन से वाले वॉल्व पर सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा? इन सबसे पहला फर्क किस पे पड़ेगा, कौन से वॉल्व पे पड़ेगा फर्क? हार्ट के अंदर कौन से वॉल्व होते हैं, उनमें से किस वॉल्व के ऊपर फर्क पड़ेगा पल्मोनरी हाइपरटेंशन में? कोई भी स्टूडेंट आंसर देते हैं। आई एम गोइंग टू पल्मोनरी वॉल्व, महा महमूद, यू गेट अ चॉकलेट, वेरी गुड। पल्मोनरी वॉल्व के ऊपर पड़ेगा फर्क, शाहजेब तुम्हें भी चॉकलेट मिलेगी, एक लड़के एक लड़की को चॉकलेट मिल गई है, बस खत्म, और किसी को चॉकलेट नहीं मिलेगी। सही है, एक शाहजेब को मिलेगी और एक महाम को मिलेगी चॉकलेट। अच्छा, तो पल्मोनरी वॉल्व में किस तरह फर्क होता है, पड़ता है? अब जब प्रेशर इंक्रीज कर रहा है पूरे पल्मोनरी सर्किट में, तो ऑब्वियसली the right side of the heart is going to find trouble in pushing against that pressure. अब मेरी बात गौर से सुनना। अब जब अब उस प्रेशर के थ्रू नंबर वन ओपनिंग में उस वॉल्व को मसला होगा, और दूसरा when that pressure is going to hit back, जब बैक फ्लो होगा उस प्रेशर की वजह से, तो दैट वॉल्व इज गोइंग टू क्लोज एट ए ग्रेटर इंटेंसिटी देन द नॉर्मल यूजुअल टाइम। अब इन दिनों चीजों से क्या होता है? नंबर वन, आपका राइट वेंट्रिकल इज वर्किंग अगेंस्ट अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस, तो सबसे पहले उसकी क्या होगी? हाइपरट्रॉफी। दूसरी मैनिफेस्टेशंस क्या होगी कि जो पल्मोनरी वॉल्व का जो साउंड होगा वो इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि प्रेशर इतना पड़ रहा है। जब ऊपर से प्रेशर पड़ेगा, दैट वॉल्व इज गोइंग टू क्लोज लाइक ठक, जोर से करेगा क्लोज, बिकॉज प्रेशर ज्यादा ऊपर से। ठीक है, इफ यू कैन सी द कस्प ओवर हियर, पल्मोनरी वॉल्व के जहां पे मेरा कर्सर है, तो इसके कस्प ऊपर से नीचे की तरफ बंद होंगे ना, तो जब ऊपर से नीचे की तरफ प्रेशर ज्यादा होगा तो ये जोर से बंद होंगे, तो P2 जो साउंड है ना वो इंक्रीज कर जाएगा। एवरीवन गेटिंग इट, अंडरस्टैंड होगी? थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन कार्डियोलॉजी। मैंने थोड़ा सा इसको यहाँ पे कवर किया है ताकि आप कार्डियोलॉजी में इसको अच्छा अंडरस्टैंड कर सको। से यस इफ यू अंडरस्टैंड। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो जल्दी से पूछ लो। अमीन तुम्हें समझ आ रही है? अली इमरान तुम्हें समझ आ रही है? फहद थैंक यू। अमीन को समझ आ गई है, वेरी गुड। अली इमरान, यार नूर, परमेरी प्रेशर कैसे मेजर करते हैं वो अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। परमेरी वेज टेक्निक होती है वो हम जब हम करेंगे ना डायग्नोस्टिक्स, उसमें हम पढ़ते हैं इसको। दिस इज अ वेरी प्रीमेच्योर क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू अली। चलो आगे चलते हैं। अब पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है pulmonary hypertension की? Whenever you talk about pathophysiology of pulmonary hypertension, what you're going to discuss is कि either it is primary pH, ठीक है, प्राइमरी पीएच होती है, फिर उसके बाद होती है कि फैमिलियल कॉजेज आ सकती हैं जिसमें जेनेटिक होती है, जैसे कोई थी कि BMPR2 रिसेप्टर जीन की ट्रांसफॉर्मेशन होती है, TGF फैक्टर बी, तो ये पता नहीं होना चाहिए, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ऐसी काफी सारी चीजें होती हैं। क्लासिफिकेशन इसकी लिखी हुई है डेविडसन में, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि पल्मोनरी आर्टेरियल होती है, पल्मोनरी वीनस होती है, एसोसिएटेड डिसऑर्डर्स होती है, काफी सारी लिखी हुई है, लेकिन ये तुम लोगों से कोई पूछेगा नहीं, तो तुम लोगों को वो याद करने की क्लासिफिकेशन बिल्कुल जरूरत नहीं है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन में कोई नहीं पूछता क्लासिफिकेशन। बस अगर ज्यादा शौक हो रहा है पढ़ने का तो सिर्फ इतना पढ़ लो कि आर्टेरियल और वीनस में फर्क क्या होता है, दैट्स इट। वो मैं पढ़ा नहीं रहा क्योंकि कोई फायदा नहीं है पढ़ाने का। ठीक है, फीचर्स में क्या होगा? हाइपरट्रॉफी होगी इंटिमा और मीडिया की, जिसकी वजह से प्लेक्सीफॉर्म लीजन्स बन जाएंगी, नैरोइंग ऑफ द वेसल्स हो जाएगी, वेसल्स बड़े होंगे मगर नैरो कर जाएंगे वेसल्स। ठीक है, आगे चलते हैं। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? ब्रेथलेसनेस होगी, चेस्ट पेन होगी, फटीग होगी, पैल्पिटेशंस होगी, सिंकपी होगी। सिंकपी बेसिकली हार्ट फेलियर की वजह से और इसकी वजह से हाइपरटेंशन की वजह से होती है। अब जो सारे फीचर्स है ना राइट साइडेड हाइपरट्रॉफी के, वो सारे आ जाएंगे। जब राइट साइडेड हार्ट फेलियर होगा तो जेवीपी एलिवेट होगी, क्योंकि जो जो इनपुट ऑफ द ब्लड इनटू द हार्ट है, दैट इज गोइंग टू वर्क अगेंस्ट अ ग्रेटर प्रेशर। जब वो ग्रेटर प्रेशर के अगेंस्ट वर्क कर रही होगी तो ऑब्वियसली एलिवेटेड जेवीपी आपको नजर आएगी, उसमें ए वेव नजर आएगी आपको। ठीक है, पैरास्टर्नल हीव इज बेसिकली कि आप जब हाथ का अनर बॉर्डर रखोगे ना स्टर्नम के साथ राइट साइड ऑफ द हार्ट के ऊपर, जहां पे मतलब कि स्टर्नम की लेफ्ट साइड पे रखोगे, तो आपका हर बीट के साथ हाथ रेज करेगा थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता रेज करेगा, दैट इज कॉल्ड पैरास्टर्नल हीव, क्योंकि राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हुई हुई है, राइट वेंट्रिकुलर एनलार्जमेंट हुई हुई है। ठीक है, अगर आपको वाइब्रेशन फील होती है पैरास्टर्नल, तो दैट इज कॉल्ड पैरास्टर्नल थ्रिल। थ्रिल और हीव दोनों प्रेजेंट हो सकते हैं।
थ्रिल शुरू में होगी, लेकिन हीव आहिस्ता आहिस्ता जब बहुत ज्यादा हाइपरट्रॉफी हो जाएगी ना राइट साइड की, तो हो जाएगी। एक्सेनुएशन मतलब कि इंक्रीज इन P2 साउंड, जो सेकंड हार्ट साउंड का कंपोनेंट है। सेकंड हार्ट साउंड के दो कंपोनेंट होते हैं, याद रखना, एओर्टिक एंड पल्मोनरी। तो P2 जो पल्मोनरी कंपोनेंट है वो इंक्रीज कर देगा। इसको हमने साइंटिफिकली और लॉजिकली अंडरस्टैंड कर लिया है, वो तुम लोगों को सब कुछ समझ आ गई है, ठीक है। एनी क्वेश्चंस टिल नाउ? कैन वी गो ऑन? आमना मुश्ताक, टेल मी इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। Myra, Vishal, Daud, tell me if you have any questions. Salma, Ramsha Nabi, any questions? No लिख दो अगर कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, परफेक्ट। और किसने जवाब नहीं दिया? मैंने किसको और बोला था? फहद का भी कोई क्वेश्चन नहीं है। नाजिश, निमरा इकबाल और नाजिश तसद्दुक, आई नीड अ गो फ्रॉम यू। कोई क्वेश्चन तो नहीं है? समझ आ रही है सब कुछ? आगे चलते हैं। चलो ठीक है, ठीक है, परफेक्टली फाइन। नाजिश ने अभी तक आंसर नहीं दिया, बट वी गोना गो ऑन। नाजिश को समझ आ रही है? यस। कोई क्वेश्चन तो नहीं नाजिश? वी कैन गो ऑन। बस ठीक है। कोई अगर क्वेश्चन तो जस्ट टाइप इट डाउन, आई एम गोइंग टू आंसर इट लेटर ऑन, ठीक है। लेट्स गो। इन्वेस्टिगेशंस में क्या होगा? ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यू शुड नो कि ईसीजी में राइट एक्सिस डेविएशन हो जाती है। इसको अभी इस तरह याद कर लो, मैं कार्डियोलॉजी में ईसीजी के साथ समझा दूंगा ये कि राइट एक्सिस डेविएशन क्या होती है, कैसे होती है एंड एवरीथिंग। बस इसको अभी याद कर लो कि राइट एक्सिस डेविएशन ईसीजी में होगी, एंड दैट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ राइट साइडेड वेंट्रिकुलर एनलार्जमेंट। चेस्ट एक्सरे में आपको पल्मोनरी आर्टरी इनलार्ज नजर आएंगी, ठीक है। साथ में आपको इनलार्ज हार्ट नजर आ जाएगा। पेरिफेरल प्रूनिंग होगी। और तीसरा, आप पल्मोनरी वेज प्रेशर चेक कर सकते हो। मैंने सिर्फ पल्मोनरी वेज प्रेशर लिखा हुआ है। डेविडसन के अंदर आपको इसके तरीके मेजर करने के बताए हुए हैं, वो आप बेशक मेजर देख लेना, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप बस ये बता दो कि हम पल्मोनरी प्रेशर मेजर करेंगे, ठीक है। तो ईसीजी, चेस्ट एक्सरे, पल्मोनरी प्रेशर, दैट्स इट। अब जो पेरिफेरल प्रूनिंग है वो क्या है? प्रून लार्ज पल्मोनरी आर्टरीज आपको पता है क्या होता है, लार्ज हार्ट भी पता है। पेरिफेरल प्रूनिंग क्या होता है? प्रूनिंग ये होता है कि रूट्स और शूट्स वाला पैटर्न, जैसे दरख्त की शाखें नहीं होती, वैसा पैटर्न आपको पेरिफेरी ऑफ द लंग में नजर आएगा। और उसकी वजह यह है क्योंकि आपकी आमतौर पे बंदे की पल्मोनरी आर्टरीज इनलार्ज और बड़ी नहीं होती, लेकिन जब उसको पल्मोनरी हाइपरटेंशन होती है तो उसकी आर्टरीज और वेसल्स इतने एनलार्ज हो जाते हैं कि वो पेरिफेरी पे जो पड़े हुए हैं ना, वो भी आपको रूट्स और शूट्स की तरह, जैसे डिविजन होती है ना कैपिलरीज की, उस तरह नजर आना शुरू हो जाते हैं बिकॉज ऑफ पल्मोनरी हाइपरटेंशन। दिस इज कॉल्ड पेरिफेरल प्रूनिंग, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब इसको देखो, यहाँ पर क्या क्या नजर आ रहा है हमें। एक तो हमें नजर आ रहा है कि नंबर वन, पी दिस इज अ पीए एक्सरे ऑफ ए फलाना फलाना मेल, ते फलाना फलाने मसले हैं उसको, ठीक है। बट वी कैन सी इज that on the right side of the chest we see enlargement of the pulmonary arteries, ठीक है। मैं लेफ्ट वाले एक्सरे की बात कर रहा हूँ, and that is the only pathology in the right side, and overall I can see the cardiothoracic ratio has changed with the enlargement of the heart, ठीक है। That's it. अब हम आते हैं राइट साइड वाले एक्सरे के ऊपर। इसमें क्या फाइंडिंग मिली थी हमें? लेफ्ट वाले में एनलार्जमेंट ऑफ द हार्ट एंड द एनलार्जमेंट ऑफ द पल्मोनरी आर्टरीज। ये जो बड़ा सा एक रेड निशान बना हुआ है, ये पल्मोनरी आर्टरीज एनलार्ज कर रही हैं, ठीक है। जो राइट साइड पे है, इसमें देखो, एक तो पल्मोनरी आर्टरीज आपको एनलार्ज नजर आ ही रही है ना सारी, लेकिन इसमें आपको पेरिफेरल प्रूनिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो नजर आएगा कि पेरिफेरी तक आपकी सारी वेसल्स, ब्रांचेस और शूट्स की तरह नजर आ रही हैं। समझ आ गई सबको? टाइप इन यस ताकि हम आगे चले। We have only 5 minutes of this class left. आगे चलते हैं, ठीक है, गुड। चलो अभी मेंटी पे जाएं, बल्कि अभी ना जाए, मैं जरा मेंटी पे आपका क्वेश्चन ठीक करूं। अब कोड जरा डिफरेंट हो गया है, कोड जरा चेंज किया है मैंने। हाँ, अब मेंटी पे जाएं आप लोग, और अब ये वाला कोड लिखें, नया वाला कोड जो है 777068, और इस क्वेश्चन का आंसर करें। एवरीवन आंसर। ऑस्पी में क्वेश्चन नहीं आएगा,
रूट्स और शूट्स का, ये मैं तुम लोगों को वैसे ही करा दिया है। और उसमें मैक्सिमम ये पूछते हैं कि एक्सरे नहीं आएगा वैसे प्राइमरी हाइपरटेंशन का, आमतौर पे यूजुअली नहीं आता। ये सिर्फ कॉन्सेप्चुअली मैं तुम लोगों को क्लियर करने के लिए एक्सरे दिखाया था। बाकी आई डोंट थिंक सो कि तुम्हें इस एक्सरे के बारे में ज्यादा परेशान हो। न्यूमोथोरैक्स आएगा हमेशा। आंसर करें भाई। आई वॉन्ट एवरीवन टू आंसर, स्पेशली दोज 9 पीपल हु डिड नॉट आंसर पहले, वो लोग जरूर आंसर करें जिनसे गलत हुआ था। सैम लिखो 777068, नया कोड है ये। सबके आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास। सैम आपका मेरे ख्याल से कोई मसला हो रहा है। 777068। मैम सही तरह कोड लिखो अपना। हम वी आर गोइंग टू वेट फॉर 1 मिनट मोर। इसके बाद वी हैव ओनली 1 स्लाइड लेफ्ट, फिर आई थिंक वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस। 777068 ये आंसर है, ये उसका कोड है। आई थिंक वी हैव 36 एंट्रीज, 40 जैसे होती है। मैं बता देता हूँ तुम लोग को। आई थिंक वी शुड शेयर दिस नाउ। मैं तुम लोगों के साथ शेयर करता हूँ, देखो। नाउ दीज आर योर आंसर्स। एक्सर्शनल चेस्ट पेन होगा, क्योंकि जब भी आप एक्सर्ट करते हो प्रेशर इंक्रीज करता है। ब्रेथलेस ज्यादा होगी। सिंकपी पेशेंट को होगी क्योंकि वो हार्ट फेलियर में जा रहा है। लोअर एक्सट्रीमिटी एडीमिया एडीमा होगा क्योंकि वो बेसिकली हार्ट फेलियर में है। जो राइट साइड हार्ट फेलियर होगा पहले, फिर इवेंचुअली राइट साइडेड हार्ट फेलियर की वजह से ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन भी हो जाएगी उसको इवेंचुअली, और आहिस्ता आहिस्ता उसकी पूरा हार्ट फेलियर में जाना शुरू कर देगा। जब हार्ट फेलियर में जाएगा तो फिर लोअर एक्सट्रीमिटी एडीमा तो होगा। जो चीज नहीं होगी वो वीजिंग है। एक चीज थी जो मैंने लिखा कि मैं ये नोट कर रहा था कि कौन सी एक चीज है जो नहीं होती है। द ओनली रेस्पिरेटरी, क्या कहते हैं, साइन, द ओनली रेस्पिरेटरी साइन व्हिच आई एडेड वाज वीजिंग। और मोस्ट जो तुम लोगों उन्होंने बिल्कुल सही आंसर किया, जिन्होंने 33 ने वीजिंग आंसर किया कि वीजिंग नहीं होगी। ठीक है, प्राइमरी हाइपरटेंशन में वीजिंग नहीं होती। वीजिंग किस में होती है? सीओपीडी में होती है। वीजिंग आपकी एस्थमा में बहुत ज्यादा होती है, पक्की होती है। सीओपीडी में भी हो जाती है और बर्किंग में भी हो जाती है। एस्थमा में पक्की वीजिंग होती है जब भी उसको एस्थमेटिक अटैक होता है। ठीक है, प्राइमरी हाइपरटेंशन में वीजिंग नहीं होगी। अगर वीजिंग लिखा है तो प्राइमरी हाइपरटेंशन की तरफ नहीं जा रहा, ये याद रखना। फॉर दी 9 पीपल, आई डोंट नो ये 9 पीपल कौन है, शायद इस बार डिफरेंट हो। ये क्वेश्चन वैसे रिलेटिवली टफ था, तो अगर ये गलत भी कर देते तो कोई ऐसी बात नहीं है, इट कैन अंडरस्टैंडेबल है क्योंकि अभी कॉन्सेप्ट नहीं बड़ा तुम लोग का। तो लोअर एक्सट्रीमिटी एडिमा, सिंकपी और एक्सर्शनल चेस्ट पेन, ये सारे सिम्टम्स होते हैं आपके पल्मोनरी हाइपरटेंशन के अंदर। यू शुड रिमेंबर दिस। ठीक है, नेक्स्ट को आगे। वी हैव वन मोर स्लाइड टू गो। मैनेजमेंट क्या करनी है आपने? सिम्टोमेटिक दोगे, डायूरेटिक थेरेपी कर दोगे। जिसमें हार्ट फेलियर पेशेंट है तो उसका आप डायूरेटिक थेरेपी करोगे ताकि उसका पानी निकालो सारा। ऑक्सीजन दोगे अगर पेशेंट क्या कहते हैं हाइपरटेकिपनिया में जा रहा है और उसका स्पायरोमेट्री के ऊपर, सॉरी पल्स ऑक्सीमेट्री के ऊपर ऑक्सीजन सैचुरेशन सही नहीं आ रही। कहाँ तक लेके जाना है ऑक्सीजन? दैट इज, यू शुड ऑल रिमेंबर दिस, 60 mmHg से ऊपर लेके जाते हैं, विच इज इक्वल टू 8 किलो पैस्कल्स। इससे ज्यादा ऑक्सीजन हमने मेंटेन करनी है पेशेंट के अंदर। ठीक है, जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है उसके अंदर हम प्रोस्टाग्लैंडिन्स यूज करते हैं, फॉस्फोडाइएस्ट्रेस इनहिबिटर्स यूज करते हैं, और एक क्लास ऑफ का टाइप ऑफ ड्रग्स होती है जिनके एक बिसेंटन नाम आता है, ये याद रखना। बिसेंटन इज अ ड्रग व्हिच इज यूज्ड इसमें। अब मैं तुम लोगों को थोड़ा सा इनके बारे में बता दूंगा। अब यू नीड टू लिसन टू दिस वेरी क्लियरली। ठीक है, कि अब हमने जो मैनेजमेंट है उसमें हम डिजीज टारगेटेड जो स्ट्रेटजीज है उसमें हमने क्या करना है। तो पहला हमारा जो फोकस है ना वो ये है कि जो हम एंडोजेनस प्रोस्टासाइक्लिन्स है ना उनको हम ना इन्फ्यूजन से रिप्लेस करेंगे। जैसे इपोप्रोस्टेनॉल है और ट्री प्रोस्टेनिल है। ठीक है, प्रोस्टासाइक्लिन्स बेसिकली उनको वो करते हैं। हाँ ठीक है, जो पीडीई इनहिबिटर्स हैं वो हम क्यों यूज करेंगे? उसमें हम
पीडी इनहिबिटर्स हम इसलिए करते हैं क्योंकि ना ये नाइट्रिक ऑक्साइड मीडिएटेड वेसोडाइलेशन करेंगे, क्योंकि तुम लोगों ने फार्मा में तुमने मेरे ख्याल से पढ़ा होगा ना कि पीडी इनहिबिटर जो सिल्डेनाफिल होता है और ये जो सारे होते हैं ये फॉस्फोडाइएस्ट्रेस इनहिबिटर्स कहलाते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं कि नाइट्रिक ऑक्साइड की अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से वेसोडाइलेशन होती है। तो आप बेसिकली आर्टरीज को वेसोडाइलेट कर रहे हो, और वेसोडाइलेट करने से क्या होगा कि उनके अंदर प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो पतली हुई है ना, तो उनका प्रेशर कम कर रहे हो आप। अब बोसेंटिन वगैरह क्या करते हैं, ये एंडोथिलिन मीडिएटेड वेसोकंस्ट्रिक्शन जो होती है ना उसको ब्लॉक कर देते हैं। बेसिकली एंडोथिलिन एक वो होता है मॉलिक्यूल और रिसेप्टर टाइप चीज होती है आपके इसके ऊपर, कैपिलरीज के ऊपर और वेन्स और आर्टरीज के ऊपर। इसकी एक्टिविटी की वजह से ना वेसोकंस्ट्रिक्शन होती है। तो ये जो मीडिएटेड वेसोकंस्ट्रिक्शन है ना, बोसेंटिन उसको रोक देता है। जैसे कि स्टे एट होम जिसका भी आइडिया उसने कहा है कि एंडोथिलिन रिसेप्टर एंटागनिस्ट है बोसेंटिन, उसने बिल्कुल सही किया है कहा है। तो तीन चीजें, प्रोस्टाग्लैंडिन्स को आप इन्फ्यूज करोगे, पीडी इनहिबिटर्स दोगे और बोसेंटिन वाली क्लास ऑफ ड्रग्स दोगे। ठीक है, बोसेंटिन का नाम याद रखना, ये इट इज क्लासिकल ऑफ पल्मोनरी हाइपरटेंशन। और क्या तरीके हैं, लंग ट्रांसप्लांटेशन कर दोगे अगर बहुत बुरे हालात हैं, अगर कोई पल्मोनरी एम्बोलिज्म की हिस्ट्री है तो थ्रोम्बेक्टमी कर लोगे, और अगर हार्ट फेलियर में जा रहा है तो फिर एट्रियस सेप्टोस्टोमी कर दोगे, सेप्टम के अंदर सुराख कर दोगे ताकि प्रेशर इक्वलाइज हो जाए और एक साइड ऑफ द हार्ट पे प्रेशर ना पड़े। इसमें बस याद रखना है कि डेफिनेटिव में तुम लोगों में ट्रीटमेंट दी है प्रोस्टाग्लैंडिन्स की, पीडीई इनहिबिटर्स की, बोसेंटिन की, और जो सिम्टोमेटिक है उसमें डायूरेटिक थेरेपी दे रहे हो और साथ में ऑक्सीजन दे रहे हो। ठीक है, इस तरह करना है याद। बाकी लंग ट्रांसप्लांटेशन अदर मॉडलिटीज ऑफ ट्रीटमेंट में अगर बहुत ही कोई बुरे केसेस हैं तो उसमें लिखते हैं, वरना बुरे केसेस में ही करते हैं ये। अगर पेपर में लिख दे तो अदर मॉडलिटीज में लंग ट्रांसप्लांटेशन, थ्रोम्बेक्टमी, सेप्टोस्टोमी, तो ये अच्छा मिल जाएगा। स्टे एट होम ने मुझे प्राइवेटली बोला है कि कैन यू टेल अस हाउ बोसेंटिन वर्क्स इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस। आई हैवंट रिवाइज्ड दैट सो आई डोंट रिमेंबर दैट। रूमेटोलॉजी में जब हम पढ़ेंगे तो तुम मुझे एक क्वेश्चन याद दिलाना ताकि मैं इसको पढ़ूं और मैं तुम्हें याद कर दूं, मैं तुम्हें बता दूं कि किस तरह काम करता है, बिकॉज आई ऑनेस्टली डोंट रिमेंबर। हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जो हम ड्रग यूज करते हैं वो बेसिकली मेथोट्रेक्सेट और इस तरह की ड्रग्स होती हैं, और बोसेंटिन हम कम यूज करते हैं, तो इसलिए मुझे अच्छी तरह याद नहीं है कि बोसेंटिन बहुत छोटा सा लिखा हुआ था, मैंने सही तरह पढ़ा नहीं है। आई बी ऑनेस्ट विद यू। और वैसे ही मैंने डेविडसन तो अब तुम लोगों के साथ करनी है तो मैं पढ़ूंगा डेविडसन से, तो मुझे पता लग जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम आखिरी क्वेश्चन करेंगे, देन वी आर गुड टू गो, फिर खत्म हो जाएगा हमारा ये आज का सेशन। अब मैं तुम्हारा आखिरी क्वेश्चन प्रेप करता हूँ, और अब हम आपको देंगे आखिरी क्वेश्चन, और भी कर लें अपना आखिरी क्वेश्चन। ये लें 7770 777 068, मेंटी पे जाएं। 777068। प्लीज इसका आंसर ठीक करना है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत सारी दुआएं दूंगा तुम लोगों को, फिर तुम मुझे भी दुआ दे देना कि मैं हाउस जॉब पे मुझे कुछ कोरोना शरोना ना हो जाए। इसका आंसर प्लीज ठीक कर दो सारे, ओए होए। थर्टी वन। 35 बच्चों ने कर लिया है। जैसे ही 36 क्रॉस होता है, I'm going to share the screen. चलो let's share the screen with you guys. Left side of the heart is, which of the following is false regarding primary hypertension? अब इसका जो है ना क्वेश्चन का आंसर, तो बेसिकली बी ही बनता है। लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज अफेक्टेड बिकॉज राइट साइड ऑफ द हार्ट इज अफेक्टेड इवेंचुअली। ठीक है, ये हो सकता है कि बहुत लेट
कोई बहुत ही अरसे बाद लेफ्ट साइड इन्वॉल्व हो जाए, बिकॉज एक चीज होती है आइजनमेंजर फिनोमेना, वो बहुत अरसे बाद होता है, लेकिन इनिशियली और हमेशा आपका लेफ्ट साइड हमेशा कभी भी इफेक्ट नहीं होता हार्ट का। पल्मोनरी हाइपरटेंशन में हमेशा राइट साइड होता है, ये याद रखना। जिसने कहा है ना, जिसने सी किया है, मैं आपको बता दूं, जो दो बंदे हैं, आपने अच्छी से रिवीजन करनी है, क्योंकि सबसे पहला कॉन्सेप्ट थी पल्मोनरी हाइपरटेंशन का ये था कि अबव और इक्वल टू 25 इज रिगार्डेड एज पल्मोनरी हाइपरटेंशन। अगर आपने ये कर दिया तो मुझे लग रहा है कि जो ये दो स्टूडेंट्स हैं इन्होंने मेरा लेक्चर की तरह सुना नहीं है, और इन दोनों को मतलब कि कैन माहिना यू कह रही कि बट लेफ्ट हार्ट फेलियर कैन बी अ कॉज। हाउ कैन इट बी अ कॉज? किस पैथोलॉजी में कॉज होगी ये? इट कैन कॉज इट, यस, यू आर राइट। अब मुझे भी याद आ रहा है, यस, अगर आपकी अगर आपका लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर है तो बैक फ्लो इंक्रीज करेगा, वो इनलार्ज करेंगी, लेकिन पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगी या उसमें कुछ और होगा? दैट इज समथिंग एल्स। It can be a cause. Yes, it can be a cause. Mahina Ayub, you're right. Because it can increase pulmonary का pressure, pulmonary pressure increase कर सकती है. You're very right. मगर इसमें यह है कि लेफ्ट साइडेड के इसका जो क्वेश्चन था ना, इट वाज बेसिकली पल्मोनरी हाइपरटेंशन किस जगह को अफेक्ट करती है। लेफ्ट साइडेड इज नॉट लेफ्ट साइडेड इज अ कॉज ऑफ पल्मोनरी हाइपरटेंशन, मगर पल्मोनरी हाइपरटेंशन डज नॉट कॉज लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। दैट इज द डिफरेंस। ठीक है? It can be a cause. Etiology में left sided heart failure is a cause. It can be a cause, but pulmonary hypertension does not cause left sided heart failure. It causes a right sided pathologies in the heart. ठीक है? अच्छा, तो अब जिन्होंने सी किया है ना, जिन्होंने सी किया है, उनका जो क्वेश्चन है वो मैं आई वुड लाइक टू आस्क देम कि फिर से प्लीज देख लें। और जिन्होंने डी किया है कि पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन इज अ सबसेट, यस इट इज अ सबसेट, ये इंपॉर्टेंट है। और जो ई है वो है सिक्स आर चोज एंड लार्ज वेसल्स एंड हार्ट, ये तो 100% करेक्ट है, ये तो होता ही है। ठीक है? अब मैं तुम लोगों को एक बात बताता हूँ। फाइनली में सवाल डिफरेंट होते हैं। इट इज नॉट पैथोलॉजी एनीमोर, इट इज मेडिसिन। ठीक है? अब वो वाला मजाक खत्म हो गया कि आपके क्वेश्चंस सारे ही गलत होंगे, सारे ही ठीक होंगे, इस तरह। अब जो आपके क्वेश्चंस आते हैं ना, दे चूज द बेस्ट वन। इट इज नॉट दैट यू हैव टू चूज द, क्या कहते हैं, द करेक्ट वन, इट इज चूज द बेस्ट आंसर। ठीक है? फाइनल ईयर के सारे सवाल चूज द बेस्ट आंसर होंगे, उनकी जो वर्डिंग होती है उसमें लिखा होता है चूज द बेस्ट पॉसिबल आंसर। ठीक है? तो उस तरह सोचना है। इट्स नॉट लाइक यू कैन टेक आउट दी थ्योरी, क्योंकि थ्योरेटिकली आप काफी चीजों को क्लिनिकल मेडिसिन में एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन व्हेन यू चूज द बेस्ट आंसर देन यू हैव टू गो फॉर द मोस्ट प्रोबेबल आंसर। ठीक है? तो इस तरह तुम्हें बहुत सारे फाइनल ईयर में ऐसे सवाल मिलेंगे। हमारे सीनियर्स भी हमें ये कहते थे, और मैं भी तुम लोगों को ये कहता हूँ कि आपको बहुत सारे आंसर्स ठीक लग रहे होते हैं, लेकिन उसकी की में ना आंसर एक अजीब सा ही ठीक होगा, जो उसकी लॉजिक होगी जिसने वो क्वेश्चन बनाया है। ठीक है? तो मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी लॉजिक ठीक है, बिकॉज दिस इज अ क्वेश्चन टेकन फ्रॉम अ ऑथेंटिक साइट। ऑक्सफोर्ड से मैंने क्वेश्चन उठाया, ये ऑक्सफोर्ड मेडिकल एजुकेशन से, और उनके ऑथेंटिक क्वेश्चंस होते हैं। तो दिस क्वेश्चन इज करेक्ट, मगर जो तुम्हारे पेपर में आएंगे ना, बी वेयर, इट इज गोइंग टू बी चूज द बेस्ट वन। तो इस चीज का ख्याल रखना। सो दिस मार्क्स द एंड ऑफ आवर क्लास टुडे। इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस तो वो रुक जाए पीछे। आई एम गोइंग टू बी हेयर। अजान हो गई यार, आई एम गोइंग टू टेक अ ब्रेक अजान के लिए। हाँ, स्टे एट होम, थैंक यू। मैं आपकी, तुमने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया, मैं तुम्हें बताना भूल गई ये बात। इस स्टेप अप में लिखा था या फिर किस में लिखा था, हैम्पटन हम्प वाली बात। आई एम गोइंग टू टेक आउट अ बुक, कितनी देर में अजान हो जाना है तो।
अच्छा, हैम्पटन हम्प वाली बात मुझे स्टे एट होम आप बताओ किस बुक से आपने पढ़ा है जो आपको हैम्पटन, क्योंकि मैंने हैम्पटन हम्प मुझे याद है मैंने पढ़ा हुआ है और ये डेविडसन ने अब मैंने रियलाइज किया कि नहीं लिखा हुआ ये बात। हैम्पटन हम्प वाली बात मुझे बताओ किस बुक में लिखी हुई है और किस पेज पे लिखी हुई है, बिकॉज आई हैव ऑल दीज बुक्स एंड आई माइट हैव मिस्ड दिस बात। कैप्टन में लिखी हुई है, ठीक है। I'm gonna go through this really fast and I'm going to explain it to you. यार हैम्पटन हम्प वाली बात मैंने पढ़ी हुई है, मुझे याद आ रहा है बिल्कुल। इट्स नॉट इन स्टेप अप, इट्स नॉट इन डेविडसन। I'll check कैप्टन फॉर यू मिस्टर स्टे एट होम। हैम्पटन हम्प किसी और भी उसमें लिखी हुई है पता है, लेक्चर में लिखी होगी डेफिनेटली, बोली होगी उसने, लेकिन मैं देख लेता हूँ। पल्मोनरी हाइपरटेंशन हैम्पटन हम्प, यार इन तीनों में से किसी बुक्स में लिखा हुआ, आई कैन सी इट। बेसिकली हैम्पटन हमें बताया तो एक जो हम्पिंग हो रही थी ना ऊपर, वो मैं तो बताया था। मैं देखता हूँ। एक तो एक्सरे था, हाँ ये रही ना, ठीक है, here we go। अच्छा, तो ये है, दिस इज एज फार एज आई रिमेम्बर, आई एम गोना चेक इट ऑनलाइन एज वेल ताकि मैं तुम लोग को ऑथेंटिकली बता सकूं कि हैम्पटन हम्प्स क्या होता है। फिर मैं नाजिश को एक दफा एक्सरे दिखा दूंगा न्यूमोथोरिक्स के, अगर किसी ने जाना है तो वो जा सकता है। वी आर जस्ट डिस्कसिंग एक्स्ट्रा स्टफ जो हम लोग ना जैसे कि स्टे एट होम के अच्छे क्वेश्चंस हैं, आई लव देम, और हम देखते हैं। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कि जो हैम्पटन हम्प है ना, वो तुम लोगों ने पता है कहीं और पढ़ा होगा, मैं तुम्हें बताता हूँ कहाँ पे। और जहां तक मैंने पढ़ा है ना, कि मुझे भी याद है कि मैंने पढ़ा था, और ये बेसिकली हमने पढ़ा था पल्मोनरी एम्बोलिज्म के अंदर हैम्पटन हम्प, ठीक है। और हैम्पटन हम्प बेसिकली डूम शेप्ड होता है, और ओपेसिफिकेशन हो जाती है, डूम शेप्ड प्लूरल बेस्ड ओपेसिफिकेशन होती है लंग के अंदर, और एक पल्मोनरी एम्बोलिज्म और लंग इन्फाक्शन के ऊपर होती है। दिस इज नॉट अ फीचर ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म, स्टे एट होम। ये थोड़ा सा इसको कंफ्यूज मत करना आप, ठीक है। आप बस ये देख लो कि दिस इज नॉट अ फीचर ऑफ, ठीक है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म का टॉपिक मैं कल कल तुम जरूर आना, क्योंकि मैंने कल, बल्कि मैं कल तो रिस्ट्रिक्टेड डिजीज समझाऊंगा, और रिस्ट्रिक्टेड डिजीज करने के बाद देन आई एम गोइंग टू कम टू पल्मोनरी एम्बोलिज्म, तो वहां पर उसके साथ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा हैम्पटन हम्प, ठीक है, ताकि हम थोड़ा सा रेलिवेंट रहें विद द डिजीज, क्योंकि अभी वी हैव 35 लिसनर्स एंड आई डोंट वांट टू कंफ्यूज देम। तो वील डिस्कस एंड वील ट्राई टू डिफरेंशिएट इट व्हेन वी डिस्कस पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक है। अच्छा नाजिश, अच्छा पल्मोनरी वेज, primary wedge of airspace specification and implies, क्या लिखा हुआ है तुम्हारा, मुझे समझ नहीं आ रहा, आई डोंट गेट दिस क्वेश्चन। primary wedge of airspace opacity and implies lung infarction, ठीक है। अच्छा, आई एम गोइंग टू गेट दिस टू दिस क्वेश्चन लेटर ऑन। अभी मैं नाजिश की सवाल पे जाता हूँ। नाजिश कैन यू आस्क योर क्वेश्चन अगेन, जो तुमने चीजें जो तुम्हें समझ नहीं आई थी वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं ताकि। नाजिश कैन यू आस्क योर क्वेश्चन जो तुम पूछी थी मुझसे पहले। And stay at home, thank you so much, आपने क्वेश्चन पूछा, I really appreciate you for asking question। लोग क्वेश्चंस नहीं पूछते, that is the biggest problem people have। एक्सरेस कौन से वाली डिजीज के, न्यूमोथोरिक्स के थे ना? अच्छा ठीक है, बताता हूँ। तो huge round of applause for stay at home, whoever you are, thank you for asking me a good question। मुझे याद आ गया कि मैंने हैम्पटन हम कहाँ पे पढ़ा था, और इंशाल्लाह ताला मैं आपको आपका जो क्वेश्चन है इसका मैं जवाब दूंगा when we do, क्या कहते हैं, pulmonary embolism, इंशाल्लाह ताला, ठीक है। चलो ओके, सी यू टुमारो, स्टे एट होम। चलो अच्छा, उसके अलावा जो, अब जो नाजिश का क्वेश्चन था, क्या मैं उनको एक्सरे समझा दूं। नाजिश याद रखो, न्यूमोथोरिक्स में एयर किस तरह की नजर आती है हमेशा। एयर हमें जब भी आती है नजर चेस्ट एक्सरे में, तो दैट इज गोइंग टू बी डार्कर इन कलर, और रेडियोग्राफिकली वो ब्लैकिश सा नजर आएगा एरिया, ठीक है। अब जो एयर इकट्ठी हो रही है
वो सारी इकट्ठी हो रही है विसरल प्लूरा के आगे और पैराइटल प्लूरा के दरमियान। तो जो लंग की मार्किंग है ना, बॉर्डर्स, वो आपको नजर आएगा। अब जो टॉप लेफ्ट वाला ये देखो, इसमें आपको लंग का पूरा बॉर्डर नजर आ रहा है, ठीक है? लंग का पूरा बॉर्डर नजर आ रहा है। दिस इज बिकॉज क्योंकि यहाँ पे एयर इकट्ठी हो गई है। एंड दिस इज ऑल यू नीड टू नो। अब जो टॉप राइट वाली है, जरा मैं इसको बड़ा करूं, ठीक है? अब जो टॉप राइट वाली है, टॉप राइट वाली में देखो कि ये एक हल्की सी लाइन जा रही है जो आउटर मेम्ब्रेन है एक लंग की, रेड जो निशान बने हुए हैं। ये क्यों बने हैं? क्योंकि देखो इसकी जो रेड लाइन है, ये जो रेड लाइन है इसकी लेफ्ट साइड पे ब्लैकिश है और इसकी राइट साइड पे ये सिर्फ बिल्कुल नॉर्मल तरह की तरह से नजर आ रहा है। तो ये क्यों है? इसकी वजह ये है क्योंकि यहाँ पर सारी एयर इकट्ठी हुई हुई है। सेम गोज फॉर द ऑल द अदर एक्सेस। जब हार्ट आपका शिफ्ट हो जाता है ना दूसरी साइड पे, जैसे बॉटम लेफ्ट है तो उसको मीडियास्टिनल शिफ्ट कहते हैं, मीडियास्टाइनम ही पूरा शिफ्ट हो रहा है उसका, सही है? तो इस तरह आपने देखना एक्सरे को। जब आप ये वाली आइडेंटिफिकेशन ना बहुत इजीली नजर आएगी आपको, ब्लैकिश 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 एक्सरे। तो जब ये देख लोगे ना तो आप कह देना कि न्यूमोथोरिक्स है। दिस इज ऑल यू नीड टू नो। ये एग्जाम में आ सकता है। सीटी स्कैन नहीं आएगा कभी भी, दे वोंट पुट इट। अगर आ जाता है तो फिर हाँ, ब्लैकिश इज एयर, यस, ब्लैकिश इज ऑल एयर। डार्कर ब्लैकिश इज एयर, मगर जो व्हाइटिश वाला पार्ट है ना, जो थोड़ा सा जिसमें आपको थोड़े से वेसल्स वगैरह नजर आए, दैट इज बेसिकली द लंग। ब्लैकिश इज ऑल एयर, ठीक है? राबिया मनसब, आपका सवाल है कि P2 क्यों रेज होता है। मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है? P2 क्यों रेज होता है। अब इस पिक्चर को देखो। जब प्राइमरी हाइपरटेंशन होगी, जब लंग्स के अंदर बहुत ज्यादा आपका प्रेशर हो जाएगा आर्टरीज का, ठीक है, तो क्या होगा? यही होगा ना ऑब्वियसली, कि जो वॉल्व है उसके ऊपर प्रेशर ज्यादा पड़ना शुरू हो जाएगा। जैसे कि ये वाला वॉल्व है P2 वॉल्व, जो यहाँ पे जहाँ पे मेरा कर्सर पड़ा है, जो P2 वॉल्व है, इसके ऊपर प्रेशर ऊपर से जो आ रहा है, प्रेशर ऊपर साइड से, वो वाला प्रेशर। मैं सर आई विल फाइंड एन अदर डायग्राम टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस बेटर, ठीक है? महाम, आई एम गोइंग टू गेट बैक टू यू लेटर ऑन। अभी मैं रबिया का क्वेश्चन आंसर कर दूं। अच्छा, अब क्या क्वेश्चन है था? pulmonary hypertension। I'm going to find a good picture ताकि मैं तुम्हें अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकूं इस चीज को। फिर उसके बाद we can go on। ये मुझे ऑनलाइन कोई अच्छी पिक्चर नहीं मिली तो मैं तुम्हें इसी से समझा देता हूँ, द वन वी हैव यहाँ पे, ठीक है? अब इसमें व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, देखो रबिया, इससे व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज कि जब भी पल्मोनरी सर्किट के अंदर प्रेशर ज्यादा होगा, जो इन आर्टरीज के अंदर ज्यादा हो रहा है, जो आर्टरीज जो हार्ट के अंदर से निकल के जा रही है इनमें ज्यादा हो रहा है, तो जो हार्ट के ऊपर बर्डन है वो इंक्रीज कर जाएगा। सही है रबिया? राइट साइड ऑफ द हार्ट के ऊपर बर्डन इंक्रीज करेगा क्योंकि इट हैज टू पुश थ्रू मोर प्रेशर। समझ आ रही है? जो P2 वाला जो वॉल्व है, अब जब इसके ऊपर प्रेशर ज्यादा होगा, बिकॉज जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इसका प्रेशर राइज करता है और P2 वाला वॉल्व जो पल्मोनरी वॉल्व है ये खुलेगा। जब ये खुलेगा और जब जैसे ही हार्ट का प्रेशर कम होगा और हार्ट खुलेगा वापस, हार्ट जब डायलेट करेगा तो हार्ट के अंदर प्रेशर कम होगा और जो पल्मोनरी सर्किट है उसमें प्रेशर ज्यादा होगा, तो बैक फ्लो का जो है ना प्रेशर वो इंक्रीज करेगा। जब वो बैक फ्लो का इंक्रीज करेगा प्रेशर, आमतौर पे बंदे में फॉर एग्जांपल वो 15 है, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ब्लड आ रहा है इस पल्मोनरी वॉल्व की ऊपर वाली साइड पे। अगर वो ब्लड 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आना शुरू कर दे फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर वो आता है 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो ऑब्वियसली जो दरवाजा है वो जोर से बंद होगा ना। जब वो ज्यादा जोर से बंद होगा तो उसकी आवाज ऊंची आएगी, ठीक है? जब आवाज ऊंची आएगी तो जो P2 कंपोनेंट है हार्ट साउंड नंबर 2 का,
वो इंक्रीज कर जाएगा। रबिया समझ आ गई है? ऑनेस्टली बताओ, अगर नहीं समझ आई तो आई एम गोइंग टू टीच दिस टू यू अगेन। रबिया रबिया मनसब, अगर नहीं समझ आई तो पूछो, अगर नहीं आई ऑनेस्टली पूछ लो, मैं बता दूंगा फिर से, कोई भी मसला नहीं मुझे बताने में। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, जो एक्सप्लेन द बॉटम राइट एक्सरे, व्हाई इज इट सो मेसी ऑन द लेफ्ट चेस्ट, लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट। इस लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट के ऊपर एक तो आपका हार्ट क्या हुआ है और यहाँ पे थोड़ा सा न्यूमोथोरैक्स भी पड़ा हुआ है, मीडियास्टिनल शिफ्ट भी है, और दूसरा न्यूमोथोरैक्स बायलैटरल है इसमें, एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम है। दैट इज योर आंसर मोहम्मद महमूद, दैट्स इट। इस तरह का एक्सरे नहीं आएगा, जो ऊपर वाले एक्सरे है ना, इस तरह के एक्सरे आएंगे तुम लोग के, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। I think we are all for today. We are done for today. I hope you had a good time with me. We're going to we're going to end this session right now. Is there a difference between right and left? PTH पर नहीं, कोई खास फर्क नहीं होता। अगर पर्मनरी हाइपरटेंशन होती है ना तो आमतौर पे यूनिट बायलैटरली होती है। बायलैटरल पर्मनरी हाइपरटेंशन होती है क्योंकि उसकी कॉजेटिव एजेंट इस तरह होते हैं कि दोनों साइड पे ही अफेक्ट करता है, सिस्टेमिक प्रॉब्लम होती है ना बेसिकली। ठीक है, तो आमतौर पे बायलैटरल होती है, तो किसी किसी एक जगह की तरफ उसकी पी डायरेक्शन नहीं होती। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी एटियोलॉजी में देखें, अगर किसी का जेनेटिक मसला होगा तो दोनों लंग्स खराब होंगे ना, एक लंग तो नहीं खराब होगा ना, तो बायलैटरल ही डिजीज होती है आमतौर पे। ठीक है, क्लासिफिकेशन ना दो किस्म की है पर्मनरी हाइपरटेंशन की, एक WHO वाली है और एक जो डेविडसन में दी हुई है। WHO वाली, ये वाली क्लासिफिकेशन से इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, स्टेप अप में दी हुई है, और डेविडसन के 22nd एडिशन में दी हुई है, 23rd में एक और क्लासिफिकेशन दी हुई है। क्लासिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, बस ये देखे ना कि पर्मनरी आर्टेरियल और वेनस हाइपरटेंशन में फर्क क्या होता है, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। आई थिंक वी आर ऑल फॉर टुडे एंड वी आर गोइंग टू एग्जिट द मीटिंग, एंड आई होप यू बेस्ट ऑफ लक। विल सी यू गाइस टुमारो इंशाल्लाह ताला।